राज्य की प्रकृति के बारे में हम परिचर्चा कर रहे थे, नेचर ऑफ स्टेट। और इसकी जो तीन मूल अवधारणाएं हैं उसमें पहली है आदर्शवादी या आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी। दूसरा है यंत्रवादी सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत या व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो देखिए इसका मतलब पहला जो सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत, इसका मतलब है कि वह सिद्धांत या वह उपागम या दृष्टिकोण जो कि राज्य की प्रकृति को आदर्श मानता है, राज्य को भी आदर्श मानता है, राज्य को जीव मानता है। तो इन सब में राज्य को शरीर से तुलना करता है, वृक्ष से तुलना करता है, मानव बॉडी मानता है, यानी कि राज्य खुद एक व्यक्ति होता है। इसका मतलब ये है, आगे फंक्शन पढ़ाएंगे तब आएगा। तो आदर्शवाद के अनुसार राज्य अच्छे कार्य ही करता है, बुरे कार्य करता ही नहीं है, इसलिए राज्य की प्रकृति आदर्शवादी मानी गई है। राज्य आया भी इसलिए है क्योंकि लोगों का हित करना चाहता है, राज्य बना हुआ भी इसलिए है क्योंकि वह आदर्श के कार्य करता है। वह प्लेटो से लेकर अरिस्टोटल से लेकर मनु से लेकर कौटिल्य तक सब जगह में राज्य आदर्श स्थिति में दिखाई देता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत जिसको आप यंत्रवादी सिद्धांत जैसे नाम से देखोगे, इसका मतलब है राज्य एक यंत्र है, राज्य एक मशीन है। अलग अलग लोगों के मान राज्य कृत्रिम संस्था है, ये कह रहा है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है, और उसका विकास क्रम में परिवार ही है राज्य या समाज, और राज्य उसमें अंतर नहीं मानता है। व्यक्ति एक छोटी इकाई है और राज्य बड़ा है। परंतु यंत्रवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जो राज्य का जन्म है, वो लोगों ने राज्य बनाया है। इसका निर्माता बड़ा हो गया, जैसे गॉड ने हम सबको बनाया, हमने गॉड को बनाया। इसका मतलब है कि यंत्रवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि स्टेट इज ए टूल, राज्य एक यंत्र है और इस यंत्र को लोगों ने बनाया है, इसलिए लोग बड़े हैं, राज्य क्या है, छोटा है। इसलिए कह रहा है कि समाज और राज्य दोनों में अंतर होता है। इसलिए ये कह रहा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के कारण अस्तित्व में आया है, इसलिए व्यक्ति साधन नहीं हो सकता, व्यक्ति खुद ही क्या है, साध्य है। आदर्शवाद की जब तक परंपरा है तब तक धर्म के माध्यम से, अच्छाई के माध्यम से लोगों पर शासन किया जाता है। परंतु जैसे ही धर्म को आप छोड़ देते हो, फिर आपको कानूनों से शासन करना पड़ता है। मशीन आपने बना दी तो मशीन का नियम होते हैं संचालित करने के, रोबोट होगा तो उसके नियम होंगे, हर चीज़ के, कंप्यूटर उसके नियम है किस तरह से ऑपरेट करना है। तो इसका मतलब है कि वह व्यक्तिवाद में विश्वास करता है, जो मैंने आपको पता है पेट्रोल जिसको मानववाद का जनक कहा गया, या मेकियावेली जहाँ से पुनर्जागरण का शुरू हुआ। तो पुनर्जागरण का मतलब यही था कि व्यक्ति के विवेक में विश्वास करना, धर्म में नहीं, व्यक्ति के विवेक में, बुद्धि में और तार्किकता में विश्वास करना। तो यंत्रवादी सिद्धांत भी क्या है, रैशनैलिटी का ही परिणाम है कि व्यक्ति ने ही राज्य बनाया है, राज्य व्यक्ति को नहीं बनाया, और व्यक्ति ने समझौते के द्वारा राज्य को बनाया। इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए तो बना रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, परंतु व्यक्ति के जीवन में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी का जब अग्रिम स्वरूप समाजवादी आएगा तो उसमें आप देखोगे कि हस्तक्षेप भी करेगा, ऐसा भी आ जाएगा। तो राज्य को भूमिका, ये राज्य को आइडल भूमिका सबसे ज्यादा भूमिका देती है, ये राज्य को कम भूमिका देता है, व्यक्ति को ज्यादा भूमिका देता है। फिर जो समाजवादी आएगा वो वापस राज्य को क्या देगा, ज्यादा भूमिका देगा, वापस प्रदान करेगा कि राज्य रोल प्ले करे, लेकिन राज्य आदर्श नहीं, उसका ये मानना है। तो यंत्रवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत राज्य की व्यक्तिवादी प्रकृति में विश्वास करता है। वो ये कहता है कि राज्य लोगों के लिए कार्य करता है, लोग इंपोर्टेंट होते हैं, व्यक्ति साध्य होता है, साधन नहीं होता है। राज्य को व्यक्ति ने बनाया है, राज्य ने व्यक्ति को नहीं बनाया है। देखो इसमें यह सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत के विपरीत दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। आदर्शवादी सिद्धांत के विपरीत दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। कंटिन्यू। इसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है
इस राज्य रूपी मशीन का निर्माण, इस राज्य रूपी मशीन का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। इस राज्य रूपी मशीन का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। यह उपागम कंटिन्यू, यह उपागम व्यक्तिवादी, उदारवादी और स्वतंत्रतावादी उपागम है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति साध्य और राज्य साधन होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति साध्य और राज्य साधन होता है। कंटिन्यू। इस राज्य के संचालन के लिए, इस राज्य के संचालन के लिए कानूनों का पालन किया जाता है। इस राज्य के संचालन के लिए कानूनों का पालन किया जाता है। अब देखो इसका मतलब है, इसके अलग अलग स्वरूप है। एक ये ध्यान रखना है कि राज्य व्यक्ति नहीं होता है। अब जब व्यक्ति नहीं होता तो उसका खुद का विचार नहीं हो सकता, खुद के उसका व्यक्तित्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर तो लीगली कह रहा है राज्य खुद ही व्यक्ति है, तो आदमी है, इसलिए वो कह रहा आदमी के खुद के विचार होते हैं, खुद के उसका व्यक्तित्व होता है, खुद की उसकी सोच होती है, खुद का उसका चिंतन होता है। परंतु यंत्रवादी उदारवादी सिद्धांत कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। जो चर्च है या राज्य है ऐसे व्यक्ति नहीं होते, महिला नहीं होती, पुरुष नहीं होता, अपितु वो तो मशीन होता है। और मशीन के पास अपने विचार नहीं होते, जैसे टेबल है, टेबल के विचार नहीं है, लेकिन इस मशीन को बनाया है किसी ने, वह बता सकता है इसके बारे में। तो ऐसे व्यक्ति ने राज्य बनाया है। तो व्यक्ति तो साध्य हो गया, बड़ा तो व्यक्ति हो गया, राज्य क्या है, एक साधन है। अब इसका ये मानना है कि वास्तव में जिस स्टेट की हम बात करते हैं उस राज्य और उस राज्य की प्रकृति का निर्धारण व्यक्ति के कार्यों से होता है। अब इसका मतलब है कि व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध जो मैंने कहा, और व्यक्ति के लिए राज्य क्या कार्य करता है, तो वो कार्य जो व्यक्ति राज्य को बताता है राज्य वो ही कार्य करता है। तो राज्य आया कैसे, इसके लिए सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेस्टफैलिया संधि के माध्यम से राज्य का अस्तित्व में आया। इसका मतलब आज के जो संप्रभु राज्य हैं उन संप्रभु राज्यों का जन्म लोगों के कारण, वेस्टफेलिया जर्मनी का एक नगर है वेस्टफेलिया, इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। और यह संधि 24 अक्टूबर 1648 को, इसका 17वीं शताब्दी में, जो राज्य के बाद सामंतवाद के बाद, तो 17वीं शताब्दी में जर्मनी के इस नगर में वेस्टफेलिया ट्रीटी ऑफ पीस इसको कहते हैं, वेस्टफेलिया में संधि हुई। इस संधि के दो परिणाम थे। पहला परिणाम, लंबे समय से पिछले 80 वर्षों से दो देशों में युद्ध चल रहा था, जिसमें एक देश था स्पेन और दूसरा था डच, इनके बीच संघर्ष था। दूसरा, रोमन साम्राज्य जो बहुत पहले समाप्त हो चुका था। अभी भी रोम राजधानी बना हुआ था, सामंतवाद की राजधानी बना हुआ था, लेकिन इस रोम में अलग अलग लोग काम करते थे, क्योंकि फ्यूडलिज्म खत्म होने वाला था। तो पादरी भी काम करते थे, राजा भी काम करता था, और पुरोहित क्लास थी वो भी काम करती थी। तीन सत्ताएं होती थी, इनका संघर्ष चल रहा था पिछले 30 वर्षों से। फ्रांस, जर्मनी और रोम और आसपास के राज्य आपस में लड़ रहे थे। तो ये 30 वर्षों का युद्ध था। उस युद्ध का अंत हुआ, वेस्टफेलिया नगर में सम्मेलन हुआ, जनवरी 1648 में शुरू होता है और 24 अक्टूबर को अंतिम यहाँ पर साइन होते हैं। साइन करने के बाद जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और डच जो राज्य है और रोमन राज्य है वो शांति से
अपनी अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं पहली बार। इसका मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप पढ़ोगे तो यहाँ स्वीकार किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा, यानी कि राज्य एक दूसरे को मानेंगे। राज्य कैसे होंगे? राज्य संप्रभु राज्य होंगे। डेविड हेल ने इसको डिफाइन किया है कि वेस्टफेलिया मॉडल के राज्य कैसे हैं। तो राज्य जिसको आज के राज्य की हम बात करते हैं, इससे पहले राज्य को राज्य नहीं माना, राजा का राज्य है, प्रिंस का राज्य है। मैकियावेली ने जब कहा कि वह प्रिंस का राज्य है उसका, या मनु जो कह रहा है कि राजा है, मनुपुती जो राजा है वो ईश्वर की संतान है, या कौटिल्य कह रहा है समझौता किया इसलिए राजा है, समझौता टूट जाएगा राजा चला जाएगा, राज्य ही चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि वेस्टफेलिया ट्रीटी के माध्यम से पहली बार राज्य अस्तित्व में आए। और वेस्टफेलिया में किसने समझौता किया? लोगों ने समझौता किया। तो व्यक्तियों के कारण राज्य अस्तित्व में आया। और जब आप आगे बढ़ोगे तो इसी शताब्दी में आगे चलकर जब होब्स का नाम लिया गया, लॉक का नाम लिया गया और रूसो का नाम लिया गया, तो ये कह रहे हैं कि राज्य का समझौतावादी सिद्धांत। इसका तीनों विचारकों का यह कहना है, ब्रिटिश विचारक और यहाँ स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था, बेसिकली फ्रांसीसी विचारक था। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि राज्य से पहले कुछ नहीं था, एक अंधकार अवस्था जिसको प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। इस प्राकृतिक अवस्था बहुत बुरी थी हॉब्स के अनुसार, अच्छी थी लोक के अनुसार, और रूसो के अनुसार आदिम अवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु संपत्ति और तेरे मेरे की भावना ने विषमता को जन्म दिया और विज्ञान के कारण लोगों में असमानता बढ़ती गई। इसलिए राज्य रूपी व्यवस्था की हमें आवश्यकता पड़ी। ये उदार वंचक की बात करें, जंगल में रहने वाले, ये ठीक ठाक स्थिति की बात करें, और ये संघर्ष और युद्ध की स्थिति की बात कर रहा है। तीनों विचारों का बहुत बड़ा रोल आ गया। आपको पढ़ाएंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कि इन्होंने ये कहा कि राज्य तो मशीन है, राज्य को बनाया गया है। इसी को आगे चलकर कि जब इन्होंने मशीन कहा, तो जब मार्क्सवादी विचार पढ़ेंगे समाजवाद में, एक प्रकार में कार्ल मार्क्स कह रहा है कि यंत्र तो है, ये बात सही है, परंतु ये शोषण का यंत्र है, ये टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, पूंजीपतियों का राज्य है जो गरीबों का शोषण करता है। जो आदमी मेहनत करता है उसको राज्य पैसा नहीं देता, और वह पैसा मांगता है तो पूंजीपतियों से जैसे पैसा मांगेगा तो राज्य पुलिस को खड़ा कर देता है। आर्थिक शक्तियां जिनके पास रहती हैं उन्हीं के पास राजनीतिक शक्तियां होती हैं। तो इस सिद्धांत का मूल जो मोटो है वो है कि व्यक्ति सेंटर में है। इसलिए ये भी कहेगा जब उदारवाद के जब हम आगे बढ़ेंगे तो नकारात्मक स्वरूप आएगा और सकारात्मक स्वरूप आएगा। ऐसे ही आप अराजकतावाद आएगा जो अनावश्यक बुराई मानता है, नकारात्मक उदारवाद आवश्यक बुराई मानता है। राज्य बुरा है परंतु राज्य आवश्यक है। अराजकतावादी कहते हैं राज्य बुरा भी है और राज्य आवश्यक भी नहीं है। फिर सर्वाधिकारवादी कहेंगे कि राज्य जरूर है, कैसा आदर्श राज्य है, परंतु आदर्श में तो अच्छे काम ही करता है। अब वो सारे काम करने का लोगों के जीवन पर कंट्रोल कर लेता है, जिसको टोटलिटेरियन स्टेट कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोगों ने संधि की, हस्ताक्षर किए, और इस वेस्टफेलिया के हस्ताक्षर के बाद राज्य अस्तित्व में आया, जिसको होब्स और रूसो ने आगे चलकर समझौतावादी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से डिफाइन किया कि एक समझौता हुआ है और समझौते के बाद राज्य अस्तित्व में आया। इसका मतलब राज्य को एक कृत्रिम संस्था बनाया है, राज्य को, राज्य प्राकृतिक नहीं है। इसका मानना राज्य स्वाभाविक है और राज्य प्राकृतिक है। जो राज्य में नहीं रहता वो देवता होगा या जानवर होगा। तो आपके लिए नैतिक संस्था भी है, प्राकृतिक भी है, हीगल के अनुसार, ग्रीन के अनुसार, सबके अनुसार वो आदर्श है। परंतु ये कह रहे यहाँ आदर्श नहीं है, वो मशीन है। इस मशीन को कैसे आप ट्रीट करोगे आप पर निर्भर है। कुछ हेल जैसे लोग कहेंगे, रॉबर्ट नोजिक जैसे लोग कहेंगे, स्पेंसर जैसे कहेंगे कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। कुछ वही टेम्पल जैसे लोग कहेंगे, बेवरिज जैसे लोग कहेंगे कि राज्य ज्यादा से ज्यादा कार्य करे, कल्याणकारी कार्य करे। कुछ ब्रिटिश विचारक बेंथम जैसे लोग करेंगे कि राज्य उपयोगितावादी कार्य करे, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। इस आधार पर जो कार्य उपयोगी हैं वो तो करे राज्य, और जो अनुपयोगी वो कार्य नहीं करे। इसका मतलब जिनमें राज्य को घाटा होता है वो काम नहीं करे, फायदा होता है वो काम करे। ऐसे विचारक, कुछ विचारक जैसे जो स्वतंत्रता के अति समर्थक है, उनका मानना है कि राज्य लोगों के खुद के जीवन में तो हस्तक्षेप करे नहीं, परंतु और पूरी व्यवस्था को राज्य को देखना चाहिए। उनका ये कहना है कि और आगे जब मिल्टन फ्रीडमैन तक और आइजिया बर्लिन तक आ जाते हैं तब देखते हैं कि राज्य रोल बैक करे। राज्य वेलफेयर आया, राज्य काम नहीं कर रहा था, पहले तो आदर्श है, फिर वो मशीन है, मशीन ने काम करना शुरू किया तो थोड़े थोड़े काम कर रहा था, राज्य ज्यादा काम करे वेलफेयर के रूप में। फिर एलपीजी के उदाहरण आए तो कहा कि राज्य काम कम करे, वापस रोल बैक टू स्टेट, जिसको कहते हैं कि स्टेट रोल बैक कर जाए, अपने आप पीछे चला जाए, काम प्राइवेट संस्थान कर लेंगे, सिविल सोसाइटी कर लेंगे, कंपनियां कर लेंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज करेंगे, लोगों के समूह करेंगे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर कि राज्य अपना योगदान कम निभाए, परंतु फिर भी यहाँ सेंटर में क्या रहेगा, व्यक्ति रहेगा।
पूंजीवाद हो तो भी सेंटर में व्यक्ति रहेगा, और समाजवाद हो तो समाज को सेंटर में रखते हैं और राज्य को कमजोर कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देते हैं। तो राज्य इंपोर्टेंट है, इसके अनुसार राज्य लोगों के कारण जन्म लेता है, राज्य प्राकृतिक रूप से नहीं होता। देखो इसमें 24 अक्टूबर 1648 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1648 ईस्वी को जर्मनी के वेस्टफेलिया नगर में, जर्मनी के वेस्टफेलिया नगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि संपन्न हुई। फर्स्ट इंटरनेशनल पीस ट्रीटी, पहली अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि या संधि संपन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप, पहली अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि संपन्न हुई जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक संप्रभु राज्यों का जन्म हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक संप्रभु राज्यों का जन्म हुआ। इस संधि के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून को सहमति मिली, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सहमति मिली। देखो इसका मतलब है कि युद्ध होता है, शांति होती है, हमेशा ये नियम है, परंतु इस दुनिया का रिकॉर्डेड जो दुनिया भर में, मतलब दो देशों ने किया था तो अलग है, कोई बात नहीं है। इस संधि के कारण यूरोप की जो मुख्य शक्तियां थी उस समय, मुख्य शक्तियां चर्च है और ये राज्य थे। तो चर्च में, धर्म में और राज्य में तो लड़ाई हो रही है, ये राज्य के लोग भी आपस में, राज्य लड़ रहा था, चर्च लड़ रहा था, राज्य ये सेंटर पॉइंट था, व्यक्ति, चर्च और राज्य, इन तीनों का संघर्ष है। इन तीनों के संघर्ष के बाद पहली बार शांति संधि हुई। ये ठीक ऐसे ही है, इसकी जगह आप 1945 लिख देते हैं। तो ये पहली संधि है कि कोई दो राष्ट्र, दो से ज्यादा राज्य मिलकर आपस में संधि करेंगे, तो दो देश तो ये थे ही थे। इसके अलावा जर्मन था, फ्रांस था और रोम था, इटली जिसको आप कहते हो, तो रोमन साम्राज्य का भी देश थे। इन सब ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो हिस्ट्री है या जो इतिहास है उसमें पहली संधि इनके द्वारा की गई, जो रिकॉर्डेड संधि है। और संधि करके उन्होंने कहा भाई आप भी राज्य हो, स्पेन भी राज्य है, डच भी राज्य है, जर्मनी भी राज्य है, फ्रांस भी राज्य है और रोम भी क्या है, राज्य। तो सबके लिए राज्य को स्वीकृति दी। तो संप्रभुता जो वर्ड है, जो आगे चलकर जब आपको सॉवरेनिटी पढ़ाऊंगा तो वहां जी गोंदा ने कहा कि ये जो संप्रभुता है वो फ्रांस के धार्मिक युद्धों का परिणाम है, मठों का परिणाम है। तो इसका मतलब संघर्ष था, तो चर्च और राज्य के बीच जो संघर्ष था उसका अंत हो गया, राज्यों के बीच आपस में संघर्ष था उसका भी अंत हो गया, और पहली बार राज्य रूपी संस्थान को स्वीकृति दे दी गई कि मैं राज्य नहीं हूं, आप भी क्या हो, राज्य हो। तो व्यक्तियों ने राज्य को सहमति प्रदान की, ये पहला आधार था, इसलिए संप्रभु राज्य को कहा गया, कानून कहा गया। 17वीं शताब्दी में पहली बार आधुनिक राज्य अस्तित्व में आए। नेक्स्ट स्लाइड। इस संधि के कारण यूरोप की मुख्य शक्तियों के बीच का संघर्ष, इस संधि के कारण यूरोप की मुख्य शक्तियों के बीच का धार्मिक संघर्ष, ऐसे लिखते हैं, यूरोप की मुख्य शक्तियों के बीच का धार्मिक संघर्ष समाप्त हो गया। नेक्स्ट लाइन। 17वीं शताब्दी में राज्य उत्पत्ति के, 17वीं शताब्दी में राज्य उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत को, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, समझौतावादी सिद्धांत को
प्रतिपादित किया गया। तो देखो इसका मतलब है कि 17वीं शताब्दी में क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सा थ्योरी है, राज्य उत्पत्ति का। उत्पत्ति की थ्योरी आपकी है नहीं सिलेबस में, यहाँ है कि राज्य ओरिजिन, हाउ टू ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य का जन्म कैसे हुआ। नाम इसका समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य का जन्म हुआ है। तो समझौता का परिणाम है राज्य। समझौता लोगों ने आपस में किया है। एक पहला विचारक थॉमस हॉब्स है, दूसरा विचारक जॉन लॉक है और तीसरा विचारक जे रूसो है। तीनों विचारकों का ये मानना है कि राज्य समझौते के बाद अस्तित्व में आया है। तो राज्य को लोगों ने बनाया है, राज्य को व्यक्ति ने बनाया है। इसलिए हमें व्यक्ति में विश्वास करना चाहिए और व्यक्ति के विवेक में विश्वास करना चाहिए। यही क्या है, उदारवाद है। इसी को उदारवाद, तो व्यक्तिवाद, उदारवाद और पूंजीवाद आत्मतः से जुड़े हुए। जैसे व्यक्तिवाद, व्यक्ति को आप महत्व देना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपको उदार का मतलब क्या, लिबरल, आजादी देनी होती है, स्वतंत्रता देनी होती है। तो जैसे आप स्वतंत्रता दोगे उदारवाद आएगा। जैसे आपने स्वतंत्रता दी और हस्तक्षेप करना बंद किया तो पूंजीवाद आ जाता है, क्योंकि मैंने कमाया तो पैसे मेरे, मैंने ज्यादा कमाया तो ज्यादा पैसे मेरे हैं। तो इसका अमीर और गरीब होंगे ही होंगे। तो कैपिटलिस्ट स्टेट भी यही है। वहां की थ्योरी आज गई, अमेरिका पैसे कमा रहा तो अमेरिका के पास पैसे ज्यादा है, दक्षिण कोरिया कमा रहा तो दक्षिण कोरिया के पास ज्यादा है। लेकिन भारत जिसके पास पैसे थे आज नहीं है, पाकिस्तान पैसे नहीं है, दक्षिण अफ्रीका के अन्य देशों में पैसे नहीं है। जो गरीब देश है ना, विकासशील देश, इनको आप कहते हैं पिछड़े हुए देश, वो पिछड़े हुए क्यों हैं, अभी तक विकसित क्यों नहीं हुए, कोई ऐसा बना ही नहीं राज्य। जब आप इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ाएंगे आपको तो उसमें से इंपीरियलिज्म आएगा, तब देखोगे कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि वो सीधा विकसित राज्य ही था। गरीब था अमीर बना, पिछड़े राज्य थे विकसित बने। लेकिन अब जो पिछड़े राज्य हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद जिनको देखते हैं, वो अभी भी पिछड़े हुए ही हैं। क्यों? क्योंकि उनका शोषण हो रहा है, नव आर्थिक उपनिवेशवाद आ गया है, जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनी जो विकसित देशों की हैं वो गरीब देशों में सामान बेच रही, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी। तो अब अंग्रेजों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर यहाँ रहने की थोड़ी जरूरत है। अब तो आप इंटरनेट के माध्यम से दक्षिण अमेरिका में बैठे हुए व्यापार कर रहे हो, पैसा उनके पास जा रहा है, गरीब आपको तो गरीब बना हुआ है। क्योंकि इस ट्रैप को डेवलपमेंट ट्रैप उसको कहा जाता है, विकास का फंदा टिकन कहता है। तो डेवलपमेंट ट्रैप में वो फंस गई, विकास के फंदे में ना तो उसको छोड़ सकते हैं और ना उसके अंदर रहकर विकास कर सकते हैं। जब तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर थ्योरी आती है जिसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है, निर्भरता सिद्धांत। तो वहां आंद्रे गुंड्री फ्रैंक है, एजी फ्रैंक, वो फ्रैंक ये कह रहा है कि परिधि के राज्य हैं और सेंटर के राज्य हैं। जैसे परिधि का विकास होता है, सेंटर का विकास होता है, परंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विकसित राज्यों का तो विकास हो जाता है, परंतु विकासशील राज्यों का विकास नहीं होता। इसलिए हॉब्स, रूसो तीनों ये कह रहे हैं कि समझौते का परिणाम है। पहली बार इसको स्वीकार किया गया कि समझौते का नतीजा है। हॉब्स के अनुसार समझौता क्यों किया गया? हॉब्स ये कह रहा है कि जब राज्य नहीं था ना, राज्य कैसे बनता है, इनकी थ्योरी है, जब राज्य नहीं था तो लोग आपस में लड़ रहे थे। जैसे मनुस्मृति मत्स्य न्याय की बात कही, मत्स्य न्याय क्या है, बड़ी मछली छोटी मछली को भोजन बनाती है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसकी लाठी माइट इज राइट उसकी बहस होती है। ताकत, शक्तिशाली लोगों का हित क्या होता है, न्याय होता है। अब जिसके पास ताकत है वह पिटाई करे, चोरी करे, सामान लूट कर ले जाए। किसी की संपत्ति की रक्षा करने की कोई गारंटी नहीं थी, किसी के जीवन की रक्षा करने की भी कोई गारंटी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हिंसा थी, युद्ध था, सबके हाथों में तलवार थी। इसलिए हॉब्स ये भी कहता है कि जॉर्जिया की मां ने मुझे और भय को जन्म दिया, डर, हॉब्स को और डर को एक साथ जन्म दिया। डर का मतलब पूरा वातावरण बहुत ही खराब था, हिंसा का था, युद्ध का था। इसलिए उसने व्यक्ति का स्वभाव भी गलत बताया कि वह स्वार्थी होता है, वह राक्षस होता है, वह संपत्ति का लालची होता है और वह युद्ध को पसंद करता है, भय का दास होता है। उसको डराओ तो ही वो डरेगा, वरना डरेगा नहीं, मानेगा नहीं कहना। इसलिए सब लोगों ने सोचा कि हम बच्चे जिंदा कैसे रहें, तो अपने जीवन को बचाने के लिए लोगों ने समझौता किया लोगों के साथ। परंतु ऐसा व्यक्तियों ने जब व्यक्तियों से समझौता किया तो एक कृत्रिम मानव अस्तित्व में आया, जिसको हॉब्स ने क्या कहा, लेवियाथन। ये उसकी पुस्तक का नाम भी है, 1651 में लेवियाथन लिखी, और इसका हिंदी अर्थ होता है समुद्री दैत्य, जलीय जंतु। लेवियाथन क्या है, 1651 में लिखी गई पुस्तक भी है। तो लेवियाथन ये समझौते का परिणाम था, समझौते का हिस्सा नहीं था। ए लोगों ने, मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई आप मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। दोनों ने समझौता किया। समझौते के बाद क्या आया,
लेवियाथन अस्तित्व में आया। लेवियाथन था कृत्रिम मानव और ये व्यक्ति थे प्राकृतिक मानव। ये कृत्रिम मानव प्राकृतिक मानव से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए ये इन लोगों की लड़ाई को रोक सकता था। ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया, इसलिए उसने एक अधिकार दिया लेवियाथन ने कि आपको जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं दिया। जहां लोग कहता है कि जीवन का भी अधिकार है, संपत्ति का भी अधिकार, आपको स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन यहां उसने केवल एक दिया, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार से, और कोई अधिकार नहीं। बाकी राज्य सब कुछ करेगा। तो शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का उसने क्या किया, समर्थन किया कि वो राज्य के माध्यम से जो राज्य आया उसको राज्य को तभी रोक पाओगे जब आप शक्तिशाली व्यक्ति को राज्य का शासक बनाओगे। इसलिए हॉब्स और ऑस्टिन दोनों ये कहते हैं कि कानून क्या होता है, कानून का मतलब होता है संप्रभु का आदेश। जो व्यक्ति आदेश देता है वही उनका क्या है, कानून है। इसका मतलब आदेश के हिसाब से कानून हो जाएगा। लुई चौधरी ने भी ऐसा कहा, ऑस्टिन ने भी ऐसा कहा, हॉब्स ने भी ऐसा ही कहा कि कानून क्या है, व्यक्ति। तो कानून के रूप में राज्य है, तो कानून से चलेगा, लेकिन व्यक्ति इंपोर्टेंट हो गया। लोग ये कहता है कि एक अच्छी व्यवस्था थी, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं था, दया थी, करुणा थी, प्रेम था, सहयोग था। फिर ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें कोई विवाद हो जाता तो कोई ऐसी न्यायालय या संस्था नहीं थी जो विवाद का समाधान कर सके। तो समाधान करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया, लड़ाई के लिए नहीं आया। तो उन्होंने सब लोगों ने मिलकर समझौता किया। दो समझौते की बात कहता उसमें कि एक में राज्य बना और एक में सरकार बनी। अब लोग कहता है कि जो सरकार बनी वो लोगों की सहमति से है, राज्य भी बना सहमति से बना, लेकिन राज्य स्थायी होता है और सरकार अस्थायी है। आज भी ऐसा है। जॉन लॉक कहता है कि सरकार बदलती रहती है, समझौता तोड़ा भी जा सकता है, पर समझौता तोड़ने से राज्य नहीं बदलेगा, सिर्फ सरकार बदलेगी। ए की जगह बी, बी की जगह सी। आज भी ऐसा ही है, राज्य नहीं बदलता है। ये जॉन लॉक उदारवाद का जनक या पिता माना जाता है, जिसने लोगों की सहमति की बात की। शासन हमेशा लोगों की सहमति से, लोकतंत्र की जो पूर्व स्वीकृति है जॉन लॉक देता है। रूसो ने कहा कि समझौता क्यों हुआ, राज्य क्यों बना? रूसो ने यह कहा कि लोग जंगलों में रहते थे। नोबल सेवेज वर्ड का यूज करता, उदात वंचन। उदात वंचन का मतलब होता है कि ऐसा वानर जिसको वंशलेन वन में चलने वाला, भ्रमण करने वाला, और उदात जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसका मतलब जंगल में कोई प्रतिबंध नहीं जब तक मानव हस्तक्षेप नहीं करता। जंगल में जानवरों का अपना कानून होता है, शेर वहां का राजा होता है, और उन्मुक्त रूप से बंदर है, मान लो कहीं पेड़ों पर चला गया, पक्षी है आकाश में उड़ सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, ऐसा जीवन था उसका। फिर उसने कहा कि हुआ क्या, जब ऐसा जीवन था, आदिम अवस्था थी, तो उसने कहा इसके बाद कुछ लोगों ने, जो कृषि का विकास हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो जैसे जैसे विकास हुआ तो कुछ लोगों ने जमीन के टुकड़े को घेर लिया। ये यहाँ एग्जैक्ट मार्क्स जैसी बात कहता है, और उसने कहा ये जमीन मेरी है, ये टुकड़ा आपका है, ये टुकड़ा इनका है। तो तेरे मेरे की भावना हुई, विज्ञान का विकास हुआ, संपत्ति का विकास हुआ, इसके कारण लोगों में असमानता आ गई, विषमताएं आ गई, प्राकृतिक विषमता हो गई, जिसको दूर करना संभव नहीं था। इसलिए अब लोगों में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। तो इस उदार वंचन की व्यवस्था समाप्त हो गई। और अब अगर ये कहा जाए कि आप पीछे लौट जाओ, तो पीछे नहीं जा सकते। जैसे बैक टू वेदास का तो रूसो ने कहा बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब प्रकृति की तरफ नहीं लौट सकते। सब लोग जंगलों में नहीं रह सकते, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा हो। जंगलों को काट कर आपने मकान बनाए, खेती की है, अब जंगलों में कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। पूरी दुनिया की आबादी बढ़ गई, जंगलों में नहीं रह सकते। आदि मानव तो रह सकता था, क्योंकि आदि मानव था तो जनसंख्या बहुत कम थी। इसलिए रूसो ने कहा कि अब इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए समझौता किया गया। और 1762 में उसने किताब लिखी जिसका नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, सामाजिक समझौता। तो जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा और इसने लेवियाथन लिखा। इस तरह से उन्होंने कहा राज्य बना। फिर राज्य को अलग अलग तरीके से संचालित किया गया, नियमों के हिसाब से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से, निरंकुश राजतंत्र के रूप में, पार्षद संवैधानिक राजतंत्र, जो जॉन लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है, तो लोकतंत्र का भी समर्थन करता है। इस तरह से समझौता हुआ और राज्य बना। लिखो, ब्रिटिश विचारक थॉमस हॉब्स के द्वारा, ब्रिटिश विचारक थॉमस हॉब्स के द्वारा अपनी पुस्तक, ब्रिटिश विचारक थॉमस हॉब्स के द्वारा अपनी पुस्तक
लेवियाथन 1651 ईस्वी, अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 के अंतर्गत हिंसा की प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए, हिंसा की प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में शांति समझौता किया। व्यक्तियों ने आपस में शांति समझौता किया और इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट लाइन, उदारवाद के पिता या जनक, उदारवाद के पिता या जनक जॉन लॉक के द्वारा, उदारवाद के पिता या जनक जॉन लॉक के द्वारा लोगों की सहमति से शासन करने की धारणा का समर्थन किया गया। लोगों की सहमति से शासन करने की धारणा का समर्थन किया गया। नेक्स्ट लाइन, फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता 1762 के अंतर्गत संपत्ति और विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप, संपत्ति और विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के समझौते से राज्य के निर्माण की धारणा का, व्यक्तियों के समझौते से राज्य के निर्माण की धारणा का समर्थन किया। तो इसका मतलब है यहाँ यंत्रवादी और उदारवादी सिद्धांत मान रहे हैं कि राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है, और क्यों बनाया है ये इन समझौतेवादियों के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट लाइन, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार राज्य एक ऐसी मशीन है जिसका कार्य, राज्य एक ऐसी मशीन है जिसका कार्य
केवल कानून और व्यवस्था, अंडरलाइन करते हैं इसको, केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। इसका कार्य केवल कानून और व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ जेम्स मिल जो है, जेम्स मिल और जेम्स मिल दो है ना, पिता है जेम्स मिल, पिता है उसकी बेटी जेम्स मिल जो है, जेम्स मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, नकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया। उसका ये कहना है कि राज्य क्या करे, राज्य केवल कानून और व्यवस्था देखे, बाकी राज्य को हस्तक्षेप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लाइन, मिल ने राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करने की सलाह दी। मिल ने राज्य को न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप करने की सलाह दी, क्योंकि वह नकारात्मक उदारवाद का समर्थक था, क्योंकि वह नकारात्मक उदारवाद का समर्थक था। नेक्स्ट लाइन, ब्रिटिश विचारक थॉमस हिल ग्रीन ने, THG, ब्रिटिश विचारक थॉमस हिल ग्रीन ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हुए कहा कि, THG थॉमस हिल ग्रीन ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है, शक्ति का नहीं। राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है, शक्ति का नहीं। देखिए इसका मतलब है कि ब्रिटिश विचारक TH ग्रीन है, आगे चलकर जब हम फंक्शन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां बताएंगे कि ग्रीन ये कह रहा है कि राज्य को 3 कार्य करने चाहिए। राज्य क्या करे, अशिक्षा को दूर करे यानी शिक्षा का प्रचार करे, राज्य रोजगार दे यानी बेरोजगारी को दूर करे, और राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए, अर्थात नशीले पदार्थ हैं उनको बेचने नहीं दे राज्य, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखे। ये उसके मुख्य काम है, रोजगार देना, शिक्षा देना और स्वास्थ्य को बरकरार रखना, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए। अब यहाँ ग्रीन जो लिख रहा है कि राज्य जो है व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम है, शक्ति का नहीं। तो राज्य ताकत से नहीं बना है, जो ताकत का मतलब है फोर्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, एक सिद्धांत है जिसको राजनीति का शक्ति सिद्धांत या बल सिद्धांत कहते हैं, कि जिसमें ताकत थी, उस कबीले ने दूसरे कबीले को हरा दिया और जो जीत गया वही क्या था, राज्य था। ये राजनीति का शक्ति सिद्धांत है। राज्य बना इसलिए क्योंकि जिसके पास ताकत थी वही राज्य है। वो उसका कहना चाह रहे हैं राज्य का मतलब क्या है, कि जिसके पास आज शक्ति वही राज्य है। क्योंकि गांधी भी कहेगा कि राज्य जो हिंसा का घनीभूत स्वरूप है। आज भी राज्य क्या करता है, राज्य के पास ताकत ही तो है, बात सही है। ग्रीन के काउंटर में है कि ग्रीन भले ये कह रहा है कि राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है, तो आपने राज्य बनाया, होब्स ने भी ये कहा है कि राज्य बनाया, पर होब्स ने राज्य को शक्तिशाली बनाया ना, लोग ने थोड़ा उसको सीमित बनाया। रूसों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और निरंकुश दोनों का समर्थन किया। तो ग्रीन यहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता की अपेक्षा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है और ये कह रहा है कि राज्य आप लोगों की इच्छा का परिणाम है, ताकत का परिणाम नहीं है। तो व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम है, व्यक्ति सुप्रीम है। नेक्स्ट स्लाइड, ब्रिटिश बिशप यानी पादरी, ब्रिटिश बिशप विलियम टेम्पिल, ब्रिटिश बिशप यानी पादरी, ब्रिटिश बिशप विलियम टेम्पिल के द्वारा अपनी पुस्तक
सिटीजन एंड चर्च में 1941 के अंतर्गत ब्रिटिश पादरी, यार का बिशप था, ब्रिटिश पादरी विलियम टेम्पिल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन 1941, सिटीजन एंड चर्चमैन 1941 के अंतर्गत ब्रिटिश पादरी विलियम टेम्पिल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन 1941 के अंतर्गत पहली बार कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया। कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया। अब इसका मतलब वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है वो इसी का कंसेप्ट है, उदारवाद का कंसेप्ट है कि व्यक्ति के लिए काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, जनहित में काम करे। ये राज्य का तो पहली बार अस्तित्व में कैसे आया? वेलफेयर जो टर्म है, वेलफेयर स्टेट का टर्म वो यार का बिशप था पादरी, उस पादरी ने, उनका नाम था विलियम टेम्पिल और उसने पुस्तक का नाम था सिटीजन एंड चर्चमैन 1941। उसने पहली बार कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद 2 वर्ष बाद ब्रिटेन में एक रिपोर्ट लिखी गई और उस रिपोर्ट का नाम था बेवरिज रिपोर्ट 1943। ये प्रश्न भी आए हुए 2-3 बार। लॉर्ड विलियम बेवरिज ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको लॉर्ड विलियम बेवरिज की बेवरिज रिपोर्ट 1943 कहते हैं। बेवरिज ने कहा कि राज्य को 5 छोटे छोटे काम करने चाहिए। राज्य जो लोग बीमार हैं, बुढ़ापा ऐसी अवस्था यानी कि जब काम नहीं कर सकते, बीमार हैं, तो उनको दवाइयाँ देना चाहिए, बीमारी को दूर करें। राज्य बेरोजगार है, उनको रोजगार दें। जिनके पास घर नहीं है, राज्य उनको आवास प्रदान करे। जो गरीब हैं उनकी निर्धनता को दूर करे। और राज्य ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग जिनके पास मतलब गरीब आदमी है, उन गरीबों के लिए आवास की भी व्यवस्था करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा, रहन सहन की भी व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करेगा और उनके जीवन स्तर को भी ऊपर बढ़ाएगा। तो राज्य के द्वारा बुढ़ापा में जो बुढ़ापा भी है, वृद्धावस्था के बाद जो पेंशन वगैरह चलती है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो बूढ़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए तब राज्य ध्यान रखे, बीमार हो जाए तब राज्य ध्यान रखे, बेरोजगार हो तब राज्य ध्यान रखे, मकान नहीं हो तब राज्य ध्यान रखे। तो ऐसी स्थिति में राज्य लोगों के हित में काम करे। उसने ये कहा कि राज्य को इन क्षेत्रों में काम, आज भी आपको पता है ब्रिटेन में जो घर है या हाउस है वो सरकार बना कर देती है, उसका पैसा लेती है अलग बात है, परंतु मजबूती से बना कर देती है। तो आवास उपलब्ध कराना, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उससे पहले इंदिरा गांधी ग्रामीण आवास योजना चल रही थी। तो आवास यानी कि राज्य मकान आपको राज्य बना कर देगा, ये कंसेप्ट हो गया। शौचालय आपको राज्य बना कर देगा, अन्य जितने भी कार्य हैं राज्य करके देगा। ऐसा राज्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य होता है। तो पादरी ने समर्थन किया है, उसके बाद बेवरिज ने समर्थन किया है। इसीलिए आधुनिक ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, हाउस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य का घर ब्रिटेन है। लिखो नेक्स्ट लाइन। लॉर्ड विलियम बेवरिज के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेवरिज के द्वारा बेवरिज रिपोर्ट 1943, बेवरिज प्रतिवेदन रिपोर्ट 1943 के अंतर्गत, बेवरिज प्रतिवेदन या रिपोर्ट 1943 के अंतर्गत राज्य को जनहित में कार्य करने की सलाह दी। राज्य को जनहित में कार्य करने की सलाह दी और ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जिसने बेवरिज प्रतिवेदन को स्वीकार किया। इसलिए, और ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जिसने बेवरिज प्रतिवेदन को स्वीकार किया और इसीलिए
संयुक्त ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम, और इसीलिए संयुक्त ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, इसीलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। इसका मतलब है कि ग्रीन के बाद विलियम पेंक्विन ने वर्ड का यूज किया। पेरिस ने पहली बार कहा कि 5 कार्य राज्यों करनी चाहिए। ब्रिटेन ने इसको लागू करते हुए वहाँ कार्य किया। इसीलिए आप देखोगे कनाडा वगैरह जो अन्य देश हैं वहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन है वो सबके लिए लागू है, अपनी तरह नहीं है। वो सबके मतलब पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, गरीब तो बहुत कम ही है वहाँ पर। तो जैसे 60 साल है, 65 साल है, तो उसके बाद आपको जैसे नौकरी में सैलरी मिलती है अपने तो 500,000 ऐसे मिलते हैं पेंशन में, वहाँ 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे पेंशन मिलती है। तो जो बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, उनका ये मानना है कि देश के लिए काम किया है, बोले सरकारी में था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए जब देश के लिए उसने जीवन भर काम किया तो उसको राज्य क्या करे, जिंदा रहने के लिए वृद्धावस्था में सहयोग प्रदान करे। इसलिए उन सभी जो विकासशील देशों के लोग जहाँ वहाँ रह रहे हैं या चले गए या चले जा रहे हैं, वो अच्छी व्यवस्था के लिए तो सबसे अच्छा ख्यालात वही है कि सब लोगों को पेंशन मिलेगी। अब सबको पेंशन मिलेगी तो इसका मतलब ऐसे है जैसे सबको नौकरी मिलेगी, और नौकरी की योग्यता नहीं है 10वीं नहीं, उम्र है सिर्फ, तो उम्र तो आप अपने आप मिल ही जाती है। तो 60 साल के हो गए तो सबको पेंशन मिलेगी। इसलिए कनाडा में जो बूढ़े आदमी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वातावरण भी ठीक है, सरकार ने केयर भी करती है, लोगों की जिंदगी का इंपोर्टेंस भी है, इसलिए कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आज ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा गया। नेक्स्ट है, इसी कड़ी में हर्बर्ट स्पेंसर, इसी कड़ी में हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नोजिक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नोजिक, आइजिया बर्लिन और मिल्टन फ्रीडमैन ने राज्य के न्यूनतम स्वरूप को पुनः स्थापित करने का, न्यूनतम स्वरूप को पुनः स्थापित करने का समर्थन किया है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब यहाँ हम वेलफेयर स्टेट तक पहुंच गए, क्योंकि राज्य इन लोगों के लिए काम करेगा। अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे राज्य ने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो राज्य ने काम करना शुरू किया, मान लो टैक्स लिया, बांटा, टैक्स लगाया, सड़क बनाई, आपको रोजगार दिया, सारे काम आपके लिए किए, तो राज्य का खर्चा हो गया ना। तो जब खर्चा हो गया तो खर्चा कौन दे? राज्य का। राज्य को, अब जो नई अवधारणा कैपिटलिज्म आया उसके बाद ये हुआ कि खर्चा कौन दे? राज्य। आप तो कुछ काम करोगे नहीं, राज्य आपके लिए खर्चा करता रहेगा। हमारा राज्य तो क्या अभी भी उस स्टेट में चल रहा है, स्टेज में चल रहा है, लेकिन यूएस वगैरह जैसे राज्य के जहाँ विचारों ने समर्थन किया है, उन्होंने कैपिटलिज्म को अपना लिया। भाई आप कमाओ और खाओ, इसका मतलब है कि राज्य के न्यूनतम स्वरूप में वापस चलेगी। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन की एलपीजी की अवधारणा आई, एलपीजी की अवधारणा क्या है? वेलफेयर स्टेट को पीछे ले जाने वाली है। भाई लिबरलाइजेशन, ये तो उदारीकरण तो है, ये चल ही रहा है। फिर कह रहे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दिया जाए, और ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया को जोड़ दिया जाए। तो एलपीजी की अवधारणा के बाद राज्य रोल बैक की तरफ इसका समर्थन किया गया। इसका मतलब इन्होंने कहा, जैसे स्पेंसर और नोजिक ने विविधकर न्याय सिद्धांत का समर्थन किया, स्पेंसर ने ये कहा कि यह अन्याय है। क्या है अन्याय? कि अमीरों से पैसे लेना टैक्स लगाकर, और उन पैसे से गरीबों के लिए काम करना, या गरीबों को बांट देना, डायरेक्ट बांट देना भी कह सकते हो, कि हमारे से पैसे लेकर आप गरीबों को दे रहे हो, तो राज्य क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्याय है। मिल्टन फ्रीडमैन इसी का समर्थन कर रहा है, स्वेच्छातंत्रवाद का। आइजिया बर्लिन भी स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थन कर रहा है। उनका ये कहना है
कि इनको काम करने दो और अपना पेट भरने दो। आपको ये देखना है कि इन्होंने काम किया और पैसा कमाया तो उस पैसे को कोई छीन कर नहीं भाग जाए। इसका मतलब वापस वो कहाँ चले गए? नकारात्मक उदारवाद की तरफ चले गए, जिसको 21वीं सदी का नकारात्मक उदारवाद कहते हैं कि राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, उसको लेसेस फेयर की जो पॉलिसी है उस पर काम करना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, यदभावन की नीति पर काम करना चाहिए। आपको ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। राज्य को व्यक्ति ने बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति में हस्तक्षेप करने लग गया। भाई व्यक्ति ज्यादा प्रभावी है तो व्यक्ति साध्य है ना, लेकिन राज्य क्या कर रहा है? इधर से पैसा लेके इधर दे रहा है तो हस्तक्षेप करने लग गया वापस। तो कह रहा है कि राज्य को तो हमने बनाया है ना, तो राज्य का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो राज्य पीछे चला जाए। दूसरा ये कारण ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे राज्य आगे बढ़ता गया तो एक 1929 से 1934 में 33 में मंदी आई थी, वैश्विक महामंदी। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1980 के दशक में एलपीजी की अवधारणा आई। तो इस दौरान जो राज्य पर भार आ गया, आर्थिक बर्डन आ गया कि राज्य, जैसे आपने सुना होगा बजट, घाटे का बजट, तो राज्य को घाटा कैसे हो सकता है? राज्य के पास रुपए तो 100 आते हैं और राज्य खर्च करता है 120, ऐसे कैसे हो सकता है? राज्य ऐसा कर रहा तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बर्डन है, राज्य को हमेशा संतुलित बजट बनाना चाहिए, घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए। और राज्य क्या करे? राज्य वो काम छोड़ता जाए जिन कामों को राज्य कर रहा था। जैसे शिक्षा दे रहा था राज्य शिक्षा देना धीरे धीरे कम कर दे। अब जिसको पढ़ना है वो पैसे दे और शिक्षा ले। जैसे अमेरिका में क्या है, प्राइमरी एजुकेशन ठीक है, उसमें सब जगह ठीक है। उसके बाद वहां पर खुद ने कोर्स में कंटेंट डिजाइन कर रखा है कि आप पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। आप कॉलेज में पढ़ोगे, यहाँ पढ़ता है तो कॉलेज में पढ़ता है, कोई करता ही नहीं ना कुछ काम, पर यहाँ कॉलेज में पढ़ता है 6 घंटे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जब हम ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में थे तो गोवा का एक लड़का हमें मिला, शॉप पर हम गए तो सामान परचेज किया, तो नस्ल से थोड़ा प्रजाति पता चली जाती है एथनिसिटी से, तो उसको जैसे हमने कहा इंग्लिश में तो वो समझ गया। तो उन्होंने कहा कि आर यू इंडियन? हाँ इंडियन है। इतने उसने हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। फिर उससे पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं साहब इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और दो सेमेस्टर उसके हो गए थे, 8 सेमेस्टर थे वहाँ पर, तो 2 सेमेस्टर हो गए। तो आप यहाँ क्या करते हो कि सुबह तो उसकी कॉलेज चलती है और उसके बाद शाम को वो 6 घंटे की ड्यूटी करता है। सभी को ऐसे शोषण नहीं कि साहब ड्यूटी लगाए रखिए, ऐसा नहीं है। 6 घंटे की पार्ट टाइम जॉब है, तो शाम को 6 बजे आता है, 12 बजे तक ड्यूटी करता है। 6 घंटे तक दुकान में वो सामान बेचता है, बड़ी दुकान है वो। आप आए, परचेज ग्राहक का कस्टमर दिया सामान, ठीक है, रख दिया पैसा जो भी था, फिर 6 घंटे हो जाएंगे वो चला जाएगा। इसके बदले में उसको 1,20,000 रुपये मिलते हैं। तो उसने कहा कि मैंने 1 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में तो फीस ली घर वालों से, अब इसके बाद मैं घर वालों को पैसे भेजता हूँ वापस गोवा में। तो स्टूडेंट है वो, स्टूडेंट पैसे कमा कर भेज रहा है क्योंकि काम कर रहा है, तो वो काम वर्किंग स्टाइल भी सीख भी गया, दुकान चलाना सीख गया वो। और दूसरा गाड़ी ड्राइविंग भी करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप वहाँ लेना पड़ता है, अगर आता है तो लाइसेंस ले लोगे, पार्ट टाइम आप गाड़ी चला लोगे। कंप्यूटर वगैरह आती है तो कंप्यूटर की दुकान कंप्यूटर चला लोगे, और कुछ साइबर वगैरह जो भी आता है आप वो काम कर सकते हैं। जो भी मैनुअल है या मशीनों को ऑपरेट करना, जो भी काम है आपका, तो उसके रेट ज़्यादा है वहाँ मैनुअल काम की, तो ज़्यादा रेट तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं साहब वो पार्ट टाइम जो किया। अब उन्होंने कहा कि जो आपको पढ़ना है पैसे नहीं तो लोन लो, आप बैंक के पास जाओ। एजुकेशन लोन का जो कॉन्सेप्ट है ना अभी अमेरिका में चल रहा है, तो 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी, वो कंज्यूमर के कारण आई थी, सबको आपने लोन दे दिया। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या है, अब अपने चल रहा है वो, वहाँ तो आगे खत्म होकर चली गई व्यवस्था। तो क्रेडिट कार्ड 4 लाख की आपकी सीमा दे दी मान लो, अब 4 लाख तक आप परचेज कर लेते हो, चुकाओगे कैसे? ये तो लालच हो गया, कार्ड है तो कार्ड से पैसे तो लग नहीं रहे, तो आपको साइकोलॉजी के पैसे तो लगते नहीं ना, पैसे तो लगते हैं। फिर एक नकदी पैसा हो तो आपको जो राय निकालने में, 4 लाख ले जाने में, कैरी करने में आप ले जाओगे नहीं, कम ही खर्च करोगे, रहने चाहिए रुपये चाहिए। और कार्ड है तो जैसे है कार्ड, तो कार्ड स्वाइप करता हूँ, तुरंत कार्ड देता हूँ तो उसको, कार्ड से मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने रुपए का बिल हो गया। जब महीना आता है तब पता चलता है कि साहब है ना 20,000 रुपये खर्च हो गए, 40,000 रुपये खर्च हो गए। तो ये कंसेप्ट है। अब इन्होंने ये कहा सब ने कि इनके लिए आप सिर्फ थोड़ा सा काम करो, ज्यादा काम मत करो। अब इन लोगों को खुद को काम करने दो। प्राइवेटाइजेशन क्या है? निजीकरण तो है। स्कूल खोलने दो तो खुद को स्कूल खोलेंगे, फिर खुद बच्चे लाएंगे, गाड़ियों से लाएंगे, बसों से लाएंगे, सारी व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों से फीस भी वो खुद ही लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे भी वही। अब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो आपके पास नहीं आएंगे, राज्य के पास क्यों आएंगे? राज्य के पास नहीं आए ना। तो ऐसे ही संस्थान है, जैसे मान लो कोचिंग संस्थान है, तो आपने कोचिंग खोल दी, आप बोलो रजिस्ट्रेशन कराओ मत कराओ, आप नियम आप पालन करो मत करो, कोई मतलब नहीं। आप नगद लो, सारे नगद लो, कैसे लो,
उन्होंने आप पढ़ाते रहो, आप राज्य बच गया अपने आप की जिम्मेदारी से। ऐसे राज्य कह रहा है कि साहब अन्य जो काम आपको जैसे ट्रेन जो निजीकरण दिया जा रहा है कि रेल बनाओ और रेल चलाओ, पटरी पर चलाओ, अब आप बिना टिकट ले जाओ, चाहे हमारी तरफ से किसी मेले में जाते हैं, मान लो हनुमानगढ़ उसके गोगा जी के मेले में जा रहे हो या रामदेवरा मेले में जा रहे हो या खाटू श्याम जी के जा रहे हो, तो लोग बैठ जाते हैं ट्रेन पर, जो बिजली वाली ट्रेन आपकी धीरे धीरे बिजली वाली बनती जा रही है तो किराया नहीं देते, या बच्चे भर्ती में जा रहे हैं तो किराया नहीं देते। उस समस्या का समाधान मिल गया। अब प्राइवेट गार्ड रहेंगे वहाँ, तो जैसे बसों में ना बिना किराया नहीं जाने देंगे ना आपको, सरकारी बस वाली अलग बात है, अब बस में नहीं जा सकते आप, वो उतार देगा आपको, रोक लेगा, लड़ाई हो जाएगी जो भी है। इसका मतलब है कि आप वही काम करेगा जो आप पैसे दोगे, जिस काम के बदले तो ये आपको सेवा मिलेगी, या आप काम करो पैसे ले जाओ, बात खत्म। पैसे दो और सेवा ले जाओ, जिस पैसे दिया आपने पढ़ाई करके चले जाओ, पैसे दिए दवाई लेके चले जाओ, पैसे दिए कंप्यूटर सीख कर चले जाओ, तो पैसे के बदला हो गया। तो कैपिटलिज्म की जो अवधारणा थी वो आगे रन कर गई। तो इन्होंने कहा कि भाई राज्य को काम वापस कम करना चाहिए। इसके विपरीत में जब आएगा ना समाजवाद जो है, तो नेक्स्ट आएगा कि साहब नहीं नहीं राज्य को ज़्यादा काम करने चाहिए, क्योंकि राज्य ही सब कुछ कर सकता है, राज्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या सारे काम राज्य करे, आदमी के लिए क्यों करे, राज्य को लोगों ने बनाया है ना, तो राज्य की जिम्मेदारी घाटा हो तो हो राज्य को, राज्य खुद वहन करे कैसे भी, तो इसलिए उसका समर्थन करेंगे। ये इन्होंने सबने कहा 22वीं शताब्दी में आकर कि राज्य को व्यक्ति ने बनाया, परंतु अब जो राज्य है व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ज्यादा। नेक्स्ट, इसी अवधारणा का नवीन स्वरूप अदृश्य हाथ की धारणा, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ से, अदृश्य हाथ से न्यू डील या नवीन समझौता, अदृश्य हाथ से न्यू डील नवीन समझौता की ओर बढ़ रहा है। अब किन्सवादी दृष्टिकोण, अब किन्सवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया गया है। अब किन्सवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया गया है। देखो एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है जेम्स ने वैश्विक महामंदी आई, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लाया इनविजिबल हैंड, यानी कि ऐसा हाथ जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य हाथ की अवधारणा। तो राज्य क्या करे, राज्य को लोगों ने बनाया है, परंतु राज्य लोगों के बीच में नहीं जाए। राज्य क्या करे, छिपकर या पीछे से अदृश्य होकर लोगों का भला करे। राज्य पैसे को बाजार में भेजे, लोगों को रोजगार दे, जैसे मनरेगा वगैरह योजनाएं हैं, तो वो तो अदृश्य हाथ हो गया। अब ये अदृश्य हाथ तो कल्याणकारी अवधारणा का समर्थन करता है ना, ये पूछा गया 2 बार। इनविजिबल हैंड क्या है, वेलफेयर स्टेट है। ये कह रहा है कि राज्य छिपकर लोगों के लिए कार्य करे, क्योंकि सामने आकर नहीं करे। अब ये न्यू डील क्या है, नया समझौता एलपीजी है। नया समझौता क्या है, अब राज्य ने लोगों से ये समझौता किया है कि कुछ सर्विसेज मैं आपको दूंगा जो पैसे थे, जैसे पुलिस राज्य देगा, सेना राज्य देगा, मेडिकल राज्य कंट्रोल रखेगा, इसके अलावा जो सर्विसेज इंटरनेशनल रिलेशन राज्य करेगा, आपकी सिक्योरिटी राज्य करेगा। अब बच गया वो कौन करेगा, बच गया वो लोग खुद करेंगे। अब इसने का नवीन समझौता कॉन्सेप्ट है 1980 के दशक का, कि नवीन समझौते का मतलब है राज्य से फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझौतावादी सिद्धांत पुराना है, अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और जो लोग आपस में लड़ रहे थे उससे बचने के लिए किया गया। अब जो समझौता किया गया किससे बचने के लिए किया गया, पैसे से बचने के लिए, कि राज्य को पैसे कम खर्च करने पड़े। आप अपने आप ही खर्च करो पैसा, पानी पीना है तो आप खर्च करो पैसा और पानी पियो। आप शिक्षा लेनी खर्च करो, शिक्षा लो। दवाई लेनी है हॉस्पिटल में जाओ, पैसे दो, हॉस्पिटल में दिखाओ। राज्य के भी हैं हॉस्पिटल, पर राज्य के हॉस्पिटल बहुत कम है ना, वो आपको सेवाएं दे नहीं सकती इतनी स्कूलें। मान लो सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने चले जाए, कैसे पढ़ोगे बताओ, संभव ही नहीं है।
अब तो संभव ही नहीं है। तो रोल बैक का मतलब है राज्य पीछे लौट गया। तो न्यू डील का जो कॉन्सेप्ट था वो रोल बैक ऑफ स्टेट है, राज्य अपनी पीछे की ओर चला जाए। तो राज्य उस स्थिति में चला जाए जब राज्य शुरू होता है कि राज्य को आपने बनाया तो राज्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पुलिस राज्य इसको कहा जाता है उसी का ध्यान रखे, कानून व्यवस्था बनाए रखे, नाइट वॉचमैन की तरह कार्य करे, राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। एलपीजी की अवधारणा के बाद एलपीजी की अवधारणा के बाद आधुनिक राज्य एलपीजी की अवधारणा के बाद आधुनिक राज्य पीछे की ओर धकेल दिया गया है। रोल बैक ऑफ स्टेट, पीछे की ओर धकेल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये दूसरा कंसेप्ट था जो ये कह रहा है कि राज्य की प्रकृति कैसी हो, कार्यों से निर्धारित होती है, व्यक्ति के संबंधों से निर्धारित होती है। व्यक्ति तो बड़ा है उस समय भी और अभी भी इनके हिसाब से, लेकिन अब जो है व्यक्ति खुद के लिए कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति खुद ही काम करेंगे, राज्य आपके लिए ज्यादा काम नहीं करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट लिखो, नंबर 3, समाजवादी अवधारणा, समाजवादी सिद्धांत, राज्य प्रकृति का समाजवादी सिद्धांत। देखिए इसी समाजवाद के बहुत से प्रकार हैं जिनमें मार्क्सवाद भी है, साम्यवाद भी है, फेबियनवाद भी है, गिल समाजवाद भी है, अलग अलग विकासवादी भी है। ये समाजवाद के स्वरूप, इसका जैसा नाम है समाजवादी सिद्धांत। राज्य की प्रकृति का वह सिद्धांत जो राज्य की तुलना में किसको ज्यादा महत्व देता है, समाज को महत्व देता है, राज्य को कम महत्व देता है। पहले सिद्धांत ने राज्य को ज्यादा महत्व दिया, दूसरे सिद्धांत ने व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया, तीसरे सिद्धांत ने समाज को ज्यादा महत्व दिया। पहला सिद्धांत राज्य और समाज में अंतर नहीं मानता, दूसरा सिद्धांत समाज और राज्य दोनों में अंतर मानता है, तीसरा सिद्धांत कह रहा है कि समाज राज्य से बड़ा है। तो सोसाइटी बेस्ड जो भी डिसीजन होना चाहिए सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबकी इच्छा से होना चाहिए। तो इसमें जब सोशलिज्म की हम बात करते हैं तो सोशलिज्म के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं कि क्या सभी कार्य राज्य करे, क्या कुछ कार्य राज्य करे, क्या राज्य को खत्म कर दिया जाए, प्राइवेट संस्थान कार्य करें, डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करें या डिक्टेटरशिप स्टाइल से कार्य करें, क्या सारी कार्य मतलब लोगों की सांस लेने पर भी राज्य क्या करते हैं। इसी का स्ट्रक्चर जो चलता है सर्वाधिकारवादी राज्य, इसी के एक्सट्रीम स्टेज आती है। तो समाजवाद के पूरी दुनिया भर में अलग अलग स्वरूप है। जो बेसिकली समाजवाद है वह ऐसा अवधारणा है जिसमें समाज को ज्यादा महत्व दिया गया और जहां विषमता को खत्म करने की कोशिश की गई, पूरे समाज के लोगों को समान बनाने की कोशिश की गई, वह समाजवाद है। आधुनिक दुनिया में से तो सभी देश कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, परंतु वेनेजुएला, हालांकि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्यूबा और वेनेजुएला दो देश ऐसे रहे जो समाजवाद के कट्टर समर्थक रहे हैं। जिस रूस में समाजवाद और मार्क्सवाद को लाना चाहते थे, जिसको आप बड़ा राज्य कहते हो, वह सोवियत गणराज्य रूस था, वह 1991 में खत्म हो गया है, जो कम्युनिस्ट की विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा चीन जैसा जो कम्युनिस्ट स्टेट है वह भी रियल जो कम्युनिस्ट है उसके कॉन्सेप्ट से दूर चला गया। अपनी अपनी सिचुएशंस के अनुसार उन्होंने समाजवाद को ढाल लिया। इसलिए सीएम जोड ये कहता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिस टोपी को कोई भी पहन लेता है। इसका मतलब टोपी छोटी बड़ी नहीं है, वो टोपी ऐसी है कि वो हेड के साइज के अनुसार बदल जाती है। तो समाजवाद एक रिजिड दर्शन नहीं है, एक ऐसा उदार दर्शन है जिसमें बहुत ज्यादा व्यापकता है। और इसलिए समाजवाद के दुनिया भर में बहुत से स्वरूप होते हैं। श्रमिक संघवादी भी हैं, गिल्ड समाजवादी भी हैं, फेबियन समाजवादी भी हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी भी हैं, मार्क्सवादी भी हैं और साम्यवादी भी हैं। ये समाजवाद के अलग अलग प्रकार हैं। कई बार इनमें पूछा जाता है, छोटा टर्म है कि मार्क्सवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, या समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। बहुत से बच्चों को पूछता नहीं पता चलता। साम्यवाद समाजवाद का क्या है, एक टाइप से स्ट्रक्चर है, एक स्वरूप है। समाजवाद एक बड़ा कंसेप्ट है, बड़ी अवधारणा है, बड़ी फिलोसॉफी है, बड़ा दर्शन है। उस दर्शन के छोटे 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 टूल है, स्ट्रक्चर है।
ये जो नाम आपको दिखाई देता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, जिसका नाम कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, ये तो उसकी हकीकत है। और उसको उसके नाम से, कार्ल मार्क्स के नाम से उसको मार्क्सवाद कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं। अपनी जैसे दो पार्टियां हैं, भाकपा का नाम सुना होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और एक माकपा का नाम सुना होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और एक लेनिनिस्ट पार्टी है। तो इसका मतलब है कि सीपीआईएम और सीपीआई, तो सीपीआईएम है जो कट्टर मार्क्स का ही समर्थन कर रही है, और जो लिबरल मार्क्स का है लेनिन का समर्थन कर रही है। क्योंकि लेनिनवाद मार्क्सवाद का क्या है, उल्टा है, विपरीत स्वरूप है। लेनिन दुनिया का पहला विचारक था, व्लादिमीर इलियच लेनिन, वीआई लेनिन, व्लादिमीर इलियच लेनिन, जिसने मार्क्सवाद को धरती पर उतारा। इसका मतलब जैसे सीएल वेपर ने जो काल्पनिक समाजवादी थे उन लोगों के लिए कहा कि उन्होंने सुंदर गुलाब की इमेजिनेशन तो की कि गुलाब के सुंदर सुंदर फूल होने चाहिए, लेकिन ये फूल होंगे कहाँ, हवा में तो हो नहीं सकते। उनके लिए उपजाऊ धरती चाहिए, जिसको आप कीचड़ कहते हो जो भी कहते हो, पर उसके लिए एक उर्वरा की शक्ति चाहिए, जगह चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए। वो जमीन उनके पास थी। ये जमीन किसने तैयार की, कार्ल मार्क्स ने तैयार की। लेकिन जब कार्ल मार्क्स ने जमीन को तैयार किया तो इस पर जो पुष्प पल्लवित हुआ वह पुष्प तो लेनिन का था, और लेनिन ने जब वह पुष्प लगाया तो अपने हिसाब से लगाया, उसने अपनी जो प्रजाति थी उसको लगाया। उसने कहा राज्य होना चाहिए, मार्क्स का पहला स्वरूप कि राज्य नहीं होना चाहिए, इसने कहा राज्य होना चाहिए। आधुनिक दुनिया में कोई भी ऐसा कम्युनिस्ट देश नहीं जहां राज्य नहीं, क्योंकि राज्य तो है। ऐसा कोई देश नहीं जहां पार्टी नहीं है। जो कम्युनिस्ट देश है वहां पार्टी भी है, चाहे वो किम जोंग के लिए की पार्टी हो या सी जिनपिंग की पार्टी हो या अन्य राज्य दक्षिण कोरिया की पार्टी हो। तो ऐसा राज्य मतलब साम्यवादी राज्य नहीं है, उनकी पार्टी भी है, राज्य भी है, और उनका रिलीजन भी है, उनका धर्म भी, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे चीन का खुद का धर्म हो या अन्य लोगों का धर्म हो, जापानियों का धर्म हो, तो सबका अपना धर्म भी है। ऐसे ही मार्क्स कह रहा है कि वर्ग क्लास नहीं हो, तो सब जगह क्लास तो है। एक तो क्लास जिसमें पढ़ते वो कक्षा है, और एक क्लास वर्ग है, जैसे पूंजीपति वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, छात्र वर्ग हो गया, शिक्षक वर्ग हो गया। यहां जो क्लास की बात कर रहे हैं कि ऐसी क्लास जो दो अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत हो। तो क्लास बनी हुई है जो साम्यवादी देश है वहां गरीब भी है और अमीर भी है, ऐसे ही जो पूंजीवादी देश है वहां भी अमीर भी है और गरीब भी है। जब वर्ग बना रहेगा तो शोषण होता ही रहेगा। तो जो मैंने कहा टूल्स, उसने यंत्र माना तो उसको तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन समाज को बड़ा माना इसने। लेकिन कार्ल मार्क्स तो ये कह रहा है, इन सबसे अलग है कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स ने न केवल ये बताया कि आप वैज्ञानिक समाजवाद को कैसे लाओगे, उसकी पद्धति बताई, उसके तरीके बताए, किस तरह से स्थापित किया जाएगा, कैसे वो डेवलप होगा, उसको बताया। कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी थे उनको कल्पनालोक समाजवादी कहते हैं, काल्पनिक समाजवादी कहते हैं। चार्ल्स फोरियर जैसे काल्पनिक समाजवादी थे, थॉमस मूर जैसे काल्पनिक समाजवादी थे। ऐसे समाजवादियों का विरोध किया कार्ल मार्क्स ने, वैज्ञानिक समाजवाद को लाया। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद को जब नए स्वरूप में लाया गया तो क्या बन गया, साम्यवाद बन गया, ज्यादा चर्चित। और दूसरे स्वरूप में लाया गया तो फेबियन समाजवाद बन गया, और आगे ले गया तो गिल्ड समाजवाद बन गया, और आगे ले गए तो श्रम श्रेणिक समाजवाद बन गया। गिल्ड का मतलब श्रेणी होता है, दूसरा एक मजदूर की यूनिट होती है, तो लेबर सोशलिज्म बन गया। इसके अलावा विकासवादी समाजवाद अपने आप में है, एक नेहरू ने समर्थन किया जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी समाजवाद तो हो लेकिन कैसे, लोकतांत्रिक तरीके से। सब तरीके में अंतर है, कोई क्रांति चाहता है, कोई क्रांति नहीं चाहता है, कोई शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है। फेबियन समाजवाद क्या है, शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक प्रतीक है। हमारा जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसी से मिलता जुलता है, फेबियन से। क्योंकि क्रिस्टोफर फेबियन ये कह रहा था कि आप अपनी बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का सहारा लो। इसको गांधीवाद भी आप कह सकते हो, गांधी तरीका भी है। गांधी जो जाना चाहता है शांति और अहिंसा से, तो शांति और अहिंसा क्या डेमोक्रेटिक व्यू है, लोकतांत्रिक तरीका है कि आप बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो, हिंसा मत करो। इसलिए समाजवाद का अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें राज्य की प्रकृति का यह सिद्धांत, राज्य की प्रकृति का यह सिद्धांत राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्रदान करता है।
राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्रदान करता है। समाजवादी परंपरा के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। व्यक्ति की अपेक्षा समाज मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके अनुसार राज्य साधन और समाज साध्य होता है। राज्य साधन और समाज साध्य होता है। कंटिन्यू। राज्य एक कानूनी और ऐतिहासिक संस्था है। इसका मतलब है कि राज्य का विकास हुआ है। आर्टिफिशियल है, एकदम से राज्य नहीं बना, राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। इतिहास समझ को उसको मानता है। दूसरा, कानून को मानता है। समाजवादी सिद्धांत है वो आदर्शवाद की अपेक्षा उदारवाद के अधिक। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समाजवाद उन दोनों के प्रतिरोध में आया है कि एक तरफ कहते हैं वो आप आज़ादी दे दो, तो आज़ादी किसको दो? कम्युनिटेरियन कहेंगे तो ये कह रहे व्यक्ति को नहीं दो आज़ादी, क्योंकि व्यक्ति को आज़ादी देने का मतलब उदारवाद हो गया, तो दे ही रहा आज़ादी। समाज को दोगे तो किसी एक को तो आज़ादी मिली नहीं है, पूरे समाज को आज़ादी मिली है, तो सब लोगों को आज़ादी मिली है। तो आप पूंजीवाद है तो एक व्यक्ति की संपत्ति का कारण होता है पूंजीवाद। तो जब सब लोगों की संपत्ति होगी तो सब अमीर हो गए, तो सब अमीर हो गए तो गरीब कहाँ है? गरीब है ही नहीं इसका मतलब। या फिर सब गरीब ही हो गए तो अमीर नहीं है वहां पर। अब ऐसा नहीं है तो वहां वर्ग भी नहीं होगा, और उनके लिए जो कार्य करेगा तो सबके लिए कार्य करेगा। अब यहाँ व्यक्ति केंद्र बिंदु नहीं होकर समाज केंद्र बिंदु होता है, तो आर्टिफिशियली मानता है। राज्य होता है तो राज्य समाज से कम महत्वपूर्ण होता है, समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब लोगों के लिए काम किया जाएगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सब व्यक्तियों को इसने शामिल किया है। इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, लिखो इसमें। समाजवाद एक व्यापक दर्शन और विविधतापूर्ण अवधारणा है। समाजवाद एक व्यापक दर्शन यानी ग्रुप होता है, व्यापक दर्शन और विविधतापूर्ण, डाइवर्सिटी से भरी हुई विविधतापूर्ण अवधारणा है, जिसका आभास हमें CM जोड़ के इस कथन से भी होता है। इनको अंडरलाइन करते रहना, आएंगे ना कभी परिभाषाएं आ जाती हैं तब। जिसका आभास हमें CM जोड़ के इस कथन से भी होता है कि, डबल इंटेड कॉम्प्लीमेंट, इस कथन से भी होता है कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसे हर कोई व्यक्ति पहन सकता है। समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसे हर कोई व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति पहन सकता है। देखो इसका मतलब है कि समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है। विविध, जैसे भारत को कहते हैं विविधता वाला देश,
अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, रूप, भौगोलिक स्थिति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, विविधताओं में एकता। तो यहाँ समाजवाद भी क्या है, एक तो दर्शन है, फिलोसॉफी है, और समाजवाद एक डाइवर्सिटी रखने वाली अवधारणा है। इसलिए है क्योंकि समाजवाद को हर देश अपनी परिस्थितियों से अपनाता है। हमने जो समाजवाद अपनाया वह समाजवाद राष्ट्रीयकरण नहीं था। नेहरू ने जिस समाजवाद की बात कही वह समतावादी समाजवाद था। हमारे जो समाजवादी विचारक आप राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, इनको आप पढ़ोगे आप तब देखोगे वो किस समाजवाद की बात कर रहे हैं, कैसा समाज लाना चाहते हैं। राज्य की बात नहीं कर रहे, वो समाज लाने की बात कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी ने 1969 और 1970 में राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, तो बैंकों का मतलब पैसा प्राइवेट लोगों के पास होता था, वही उधार देते थे, वही आपसे लेते थे। इसका मतलब ब्रिटिश एम्पायर से चला आ रहा था इंपीरियल बैंक को छोड़कर कि आप गए, आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपने कहा कि 10,000 रुपये तो मैंने दे दिए और मैंने उसमें लिख दिए 1 लाख, अब आप मेरे को कब तक चुकाते रहोगे? आप कहोगे 2,000 दिए, 500 दिए, 100 दिए, देते रहेंगे, ब्याज जुड़ता रहेगा। तो उसका ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज कभी आपने सुना हो गणित में। तो ये आए सीताराम पैसे ले गया, मान लो 10,000 रुपये, मैंने 1 लाख लिख दिए, तो पहली बार तो ये ऐसे उठ गया क्योंकि 10 गुना लिख दिया मैंने। साहूकार उस महाजन थे वैसे लिखते थे, बही खाता उनका होता था। फिर आपने मैंने 1 लाख रख दिए, फिर आपने रुपए दिए 100, मैंने रुपए लिखे 10, क्योंकि आप लिखते नहीं, आपको पता ही नहीं। अब ऐसे करते करते मेरा पैसा तो बढ़ता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अब 10 रुपए कम करनी चाहिए थे मेरे को, लेकिन मैंने 1 महीना होते ही उसमें ब्याज भी जोड़ दिया। अब ये सीताराम मुझे पैसे देगा, 10 रुपए तो ब्याज भी नहीं है, वो तो ब्याज भी नहीं दे पा रहा, वो पैसे देते रहेगा। इसके हिसाब से तो इसने 10 साल से पैसे दे रहा है, पर मेरे हिसाब से पैसा इतना हो गया, 5 लाख हो गया। अब तो ये सोच रहा है मैंने पैसा दे भी दिया तो बढ़ गया कैसे पैसा बढ़ गया। अब आप जमीन हड़प लेते थे, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। तो राष्ट्रीयकरण केवल यही था कि संस्था जो पैसा, हालांकि बैंक एक तो लूटिंग एजेंसी है, वो लूट ही तो रहा है, कभी मिनिमम चार्ज पर लूट लेता है, कभी किस पर लूट लेता है। मिनिमम चार्ज जो जनधन खाता खुला था उसमें 3,000 करोड़ से ज्यादा एसबीआई ने जुर्माना लगा दिया था, जनधन जीरो बैलेंस में जो खाते थे। आपने अपडेट किया खाते में, मैसेज के पैसे काट लिए, मिनिमम बैलेंस के पैसे काट लिए, एटीएम के पैसे काट लिए, सारी सुविधाओं के पैसे काट लिए ना। तो अब तो जो है संस्था एक महाजन जो आदमी था उसका नाम बैंक हो गया है ना। बैंक में बुराई नहीं करती है, चाहे वो लोन आप लेकर देख लो। जब आप पैसा देने जाते हो तो पैसा कम देता है, जब आप पैसे लेकर आते हो तो आपसे पैसे ज्यादा लेता है। ये क्रेडिट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, साख का सर्जन करता है। अगर आप डिफॉल्टर हो जाते तो बैंक आप पर जुर्माना लगाता ही जाता है, और अगर बैंक डिफॉल्टर हो तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगता है, वो सरकार पर चला जाता है। इसका मतलब संस्था की स्थिति हो गई। अब ये समाज की जो स्थिति है वो वास्तव में ये कह रहा है कि ऐसा तो जिसको कोई पहन लेता है, बदल जाता है और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए सोशलिज्म की अलग अलग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो, समाजवाद का पहला स्वरूप कल्पनावादी समाजवाद कहलाता है। समाजवाद का पहला स्वरूप कल्पनावादी या काल्पनिक समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद कहलाता है। इसमें देखो, टॉमस मूर के द्वारा 1516 ईस्वी में, टॉमस मूर के द्वारा 1516 ईस्वी में यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी गई। यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी गई जिसमें कल्पनालोक की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। कल्पनालोक की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। तो इसका मतलब है, देखो ये किताब इसने लिखी यूटोपिया, टॉमस मूर ने इमेजिनेशन किया है। क्या इमेजिनेशन किया है? टॉमस मूर, ये यूटोपिया का जो हिंदी अनुवाद है वो
वो ही कल्पना लोक है। उसने ये कहा कि एक ऐसा टापू होना चाहिए जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हो, जहाँ शांति हो, अहिंसा हो, कोई कमाए कोई खाए, इसका आइडेंटिटी नहीं है, किसकी क्या पहचान है कोई किसी को पता नहीं है। आपने कमाए, दूसरा खा गया, आपको जरूरत थी, आवश्यकता थी, आप सामान ले गए, मेरे को आवश्यकता थी, मैं सामान ले गया, मेरे को आवश्यकता कम है, मेरा सामान बच गया। तो इसका मतलब है कि सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। समाजवाद में समाज है, राज्य विहीन है, पूरे समाज के लोग, जिसमें ताकत हो काम करेगा। तो सब लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे। कम क्षमता है तो कम काम करेंगे, ज्यादा क्षमता है तो ज्यादा काम, जैसे जवान है ज्यादा काम करेंगे, बूढ़े आदमी कम काम करेंगे, बच्चे हैं कम काम करेंगे, खाएंगे ज्यादा। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। ऐसा सब मिलकर काम करेंगे। जैसे परिवार होता है, परिवार की तरह, तो परिवार में 5 होंगे बराबर नहीं, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई ज्यादा पैसे कमाता है, कोई ज्यादा पढ़ाई करता है, कोई ज्यादा खेती में काम करता है, कोई ज्यादा आराम करता है, कोई ज्यादा नींद लेता है, अलग अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन वो सब मिलकर एक यूनिट के रूप में चल रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि साहब बच्चा जो है सारे दिन माँ को परेशान कर रहा है और उसको नहाने नहीं दो कि पानी के पैसे लगते हैं, कैसे नहाने देंगे। बूढ़ा आदमी हो कि बूढ़ा आदमी बैठे रहते हैं सारे दिन, रोटी कौन देगा, रोटी नहीं देंगे आज आपको, भाई दादाजी रोटी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही टॉमस मूर ने इमेजिनेशन की कि यूटोपिया होगा जिसमें क्या होगा, राजनीतिक समाज होगा, कल्पना लोक का समाज, और उसमें सब लोग काम करेंगे, जिससे काम हो जाए। मान लो कोई बीमार मत करे काम, लेकिन उसको रोटी तो चाहिए, रोटी कहाँ से खाएगा। तो जो स्वस्थ आदमी जिसने 4 रोटियां कमाई, 4 चपाती कमाई, वो 3 ही खा रहा है, 1 चपाती बच गई, उसको एक बूढ़ा आदमी खा सकता है, बीमार आदमी खा सकता है। इसका मतलब सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, एक सार्वजनिक व्यवस्था होगी, पूरे समाज, सब कुछ समाज, किसी का नहीं है, मतलब किसी कोई पहचान नहीं। प्लेटो जैसे आदर्श स्थिति की इसने कल्पना की, ऐसा संभव हुआ ही नहीं। ऐसा कोशिश करेगा एक आगे चलकर रोबोट नाम के व्यक्ति, परंतु ऐसी संभव 1.5 महीने में उसका जो प्लान था पूरा फेल हो गया। उसने कुछ किलोमीटर की जमीन ली, वहाँ एक फैक्ट्री लगाई, लोगों का काम करो, खाओ, मस्त रहो। उसने देखा कि थोड़े दिनों बाद, 10-15 दिन बाद, जो आदमी काम कर रहे थे वो आराम करने लग गए। आराम क्यों कर रहे हैं कि ये तो आराम कर रहा है, यही खा रहा है, मैं काम क्यों करूं भाई, ये तो आराम करते करते खाना खा रहा है, मैं तो काम नहीं क्यों करूंगा। ऐसे लोगों में भावनाएं आ गई। तब जो रॉबर्ट ओवेन था, जो टॉमस मूर को स्थापित करना चाह रहा था, वो फेल हो गया। उद्योगपति था वो, और उसने 15-16 किलोमीटर की जमीन, पूरी एरिया, बड़ा एरिया लिया और वहाँ लोगों को रखा, पर लोग 1.5 महीने में जवाब दे गए। तो उसने कहा कि काम की नहीं है, कहने का कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो उसने पहली बार समाजवाद वर्ड का यूज उसने किया। ये इसको समाजवाद नहीं कहता, काल्पनिक कल्पनावादी इसको कहते हैं, कल्पना लोग, इमेजिनेशन है टॉमस मूर की। अच्छा, ये तो दार्शनिक विचार था, उसने कल्पना की कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा है नहीं हो तो अलग बात, नहीं हुआ ऐसा। नेक्स्ट लाइन, चार्ल्स फोरियर रॉबर्ट ओवन रॉबर्ट ओवन जैसे चिंतकों को, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन जैसे चिंतकों को C.L. वेपर ने काल्पनिक समाजवादियों की संख्या दी है और कहा कि C.L. वेपर ने काल्पनिक समाजवादियों की संज्ञा दी है और कहा कि उपमा ना संज्ञा दी है और कहा कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, और कहा कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु इन फूलों के पल्लवित होने के लिए
परंतु इन फूलों के पल्लवित होने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार नहीं की। उपजाऊ जमीन तैयार नहीं की। इसका मतलब है कि किसने, ये बात खतन है, तो खतन पूछा गया और आप ध्यान सीएल वेपर का है, तो सीएल वेपर ने उन लोगों को, कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी चिंतक थे, उन सभी चिंतकों को उसने कल्पना लोग के समाजवादी या इमेजिनरी सोशलिस्ट कहा है, कि वो कल्पना कर रहे थे, हकीकत में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो समाजवाद, जिसको मार्क्सवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, मार्क्सवाद समाजवाद का, तो वह इसलिए माना जाता है कार्ल मार्क्स पहला चिंतक था जिसने इस कल्पनावादी समाजवाद में से कल्पना को हटाया और कहा कि ये समाजवाद कैसे बनेगा। इसलिए उसके समाजवाद को साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग, सोशलिज्म, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया, ब्रिटिश चिंतक। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लाइन, मार्क्सवाद समाजवाद का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। मार्क्सवाद समाजवाद का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। मार्क्सवाद को जर्मन दार्शनिक चिंतक, मार्क्सवाद को जर्मन दार्शनिक चिंतक कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद को जर्मन दार्शनिक चिंतक कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद कहा जाता है। कंटिन्यू, कार्ल मार्क्स का समाजवाद औपचारिक रूप से वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद औपचारिक रूप से वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। देखो, कार्ल मार्क्स आगे पूरा पढ़ाएंगे विचार आपको। कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या कहलाता है? मार्क्सवाद कहलाता है। मार्क्सवाद, साम्यवाद, विज्ञानवाद सब क्या है? समाजवाद के प्रकार हैं। कार्ल मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहते हैं? ब्रीफ में कि कार्ल मार्क्स ने न केवल ये बताया कि किस तरह से आप समाजवाद लाओगे, उस पद्धति का भी विवेचन किया कि जो व्यवस्था बनी हुई है इस समय, जो विद्यमान व्यवस्था, उस व्यवस्था का अंत कैसे करोगे, उसका अंत कैसे होगा और आप समाजवाद को कैसे लाओगे। न केवल लाओगे, समाजवाद तो आ गया, फिर उसको बरकरार भी रखना है, तो उस समाजवाद का संचालन कैसे करोगे, ये भी कार्ल मार्क्स ने बताया। तो कार्ल मार्क्स का मुख्य जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, वो थ्योरी ये थी कि जो पैसा है, संपत्ति है, वह सब लोगों का है, लेकिन व्यक्तिवाद और जो पूंजीवाद जो पहले आ गया, इससे उदारवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, उस व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और उदारवाद के कारण जो सब लोगों का पैसा था वह कुछ लोगों के पास चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वो कह रहा है इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक शक्तियों पर उनका नियंत्रण था। आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण कैसे हुआ? क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन थे, उन उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण था। और ये नियंत्रण हुआ कैसे?
एक तो पद्धति है जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। पद्धति का मतलब है कि किस तरह से उसका विकास हुआ, तो द्वंद्वात्मक मेथड है, और उसका कारण क्या है, मेटलिस्टिक है, भौतिकवाद है। एक मैंने आपको बताया था हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति, तो हीगल तो ये कहता है कि इस जिंग जैंग की पद्धति का मूल कारण क्या है, विचार है, आइडिया है। इसका मतलब विचार तत्वों के कारण है, फैमिली है, नागरिक समाज है, राज्य है, इमेजिनेशन है। लेकिन यहाँ कार्ल मार्क्स कह रहा है कि पद्धति तो हीगल की है। आगे चलकर जब कहा गया कार्ल मार्क्स ने हीगल को जो सिर के पैरों के बल खड़ा था, सिर के बल खड़ा कर दिया, पैर ऊपर कर दिया, सिर नीचे कर दिया, ऐसा उसने उल्टा कर दिया इस आइडिया को। उसका द्वंद्वात्मक क्या था, विचार वैचारिक द्वंद्वाद था, इसका द्वंद्वाद क्या था, भौतिकवाद था। ये कह रहा है कि आर्थिक शक्ति यानी पैसा आप मान सकते हो मूल उद्देश्य कि पैसा जहां है वहीं शक्तियां केंद्रित है। इसका मतलब राज्य भी उसका है जिसका पैसा है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि इस पद्धति से तो परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन की स्टेज क्या रही होगी, तो ये कहता है कि इसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं आ चुकी हैं, 5वीं अवस्था छोटी अवस्था आना बाकी है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि 6 अवस्थाओं में जो वृत्त बता दें छोटी छोटी 6 अवस्था में एक ऐसी अवस्था है जिसको आदिम साम्यवादी अवस्था कहा जाता है। आदिम अवस्था आप कह सकते हो। इस अवस्था में तेरे मेरे की भावना नहीं थी, वर्ग नहीं थे, राज्य भी नहीं था, कुछ नहीं था, लोग जंगलों में रहते थे, इसलिए जमीन का कोई मालिक नहीं था, सबकी जमीन सभी की जमीन थी, जंगली जानवर सभी के जंगली जानवर थे, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं था। फिर उसने कहा कि दास अवस्था का आगमन हुआ। इसका मतलब है ऐसी अवस्था जिसमें स्वामी और दास का निर्माण हो गया। कुछ लोगों ने जमीन को घेर लिया, उसकी स्थापना कर ली, पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ा दिया, ये व्यवस्था और आगे क्या कर गई, रन कर गई। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी अवस्था आई जिसमें अमीर हो गया और गरीब वर्ण हो गया। इसका मतलब है ऐसी अवस्था जिसमें कुछ नहीं था, दास और स्वामी हो गया, और इसमें अमीर और गरीब हो गई, यानी बुजुर्गा वर्ग हो गया और दूसरा सरवारा। गरीब को सरवारा कहता है और पूंजीपतियों को वो बुजुर्गा कहता है। अब जैसे ही विज्ञान और तकनीक का विकास होता गया तो एक अवस्था जिसको कहा जाता है पूंजीवादी अवस्था। अब ये अवस्था में इसमें क्या फर्क है, इसमें जो यहाँ तो क्या था, अमीर गरीब वही थे जहां है वही। मशीनों का आविष्कार होने से, विज्ञान का आविष्कार होने से, तकनीक का आविष्कार होने से जो वस्तु और सामान थी उसको दुनिया भर में क्या हो गया, बेचा गया, उसका प्रचार प्रसार हो गया। साम्राज्यवाद जिसको आपके ब्रिटेन यहाँ आया, यहाँ का माल बेचा जाने लगा। तो जर्मनी विचारक 19वीं शताब्दी का विचारक है, तो उसने कहा कि अमीर व्यक्ति ने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, मशीन लगा दी उसने, इंडस्ट्री लगा दी उसने। तो एक तो आदमी काम कर रहे थे खेत में, एक ट्रैक्टर काम करने लग गया, तो बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ, तो बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हुआ, तो पूंजीवाद का आगमन हो गया, पैसा खूब हो गया उनके पास। तो इसका मतलब है कि अब पैसा बहुत पूरी दुनिया में फैल गया। इसलिए कार्ल मार्क्स जो कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, होने के लिए हाथों की बेड़ियां और पाने के लिए पूरा जहान है। तो वह केवल भारत की, जर्मनी के लोगों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैल गया है, और जो व्यापारी है उसने अपनी वस्तु और सेवाएं बेचना शुरू कर दिया है, और वह क्या कर रहा है, श्रमिकों का शोषण कर रहा है। इसलिए कार्ल मार्क्स कह रहा है पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए हाथों की बेड़ियां, यानी खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, मजदूरों के पास कुछ संपत्ति तो है ही नहीं, उनके पास जमीन उनके पास है नहीं, वो तो खेती फैक्ट्री में जाते हैं, मजदूरी करके वापस आ जाते हैं, खेती में जाते हैं, मजदूरी करके घर वापस आ जाते हैं, घर भी उनका नहीं, कच्चा घर है। तो इसलिए कहें आपके पास डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया के मजदूरों को आह्वान करता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, और 1848 में उसने लिखा साम्यवादी घोषणा पत्र, उसमें वो घोषणा कर रहा है, पूरे कारण बताया पूंजी का सबका। तब कह रहा है पूरी दुनिया के मजदूरों को एक होना पड़ेगा, और आप एक हो जाओ, उसके बाद इस व्यवस्था का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसका अंत करने के लिए कह रहा है एक ऐसी अवस्था जिसको 5वीं अवस्था कहा जाता है, उसको कहते हैं सर्वहारा की तानाशाही व्यवस्था। इस अवस्था में राज्य रहता है। राज्य क्यों बनाया, तो उसने कहा यहाँ राज्य नहीं था, राज्य यहीं से शुरू हो गया। जब 2 वर्ग बन गए तो वर्गों के वर्ग बनना ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है, राज्य का विकास हुआ है। तो जैसे अमीर और गरीब हो गए तो क्यों हुआ, वर्ग से क्यों हुआ, क्योंकि एक वर्ग जिसके पास पैसा था उसको ये डर था कि मेरा पैसा ये छीन लेंगे गरीब आदमी, क्योंकि संख्या में ज्यादा है। तो उसने क्या किया, अमीर और गरीबों के बीच एक दीवार की, जैसे टेबल है दीवार, ये दीवार का ही नाम क्या है, स्टेट है।
पैसे वाले लोगों ने, अमीर लोगों ने, पूंजीपतियों ने गरीबों से बचने के लिए, गरीबों के विरोध से बचने के लिए, मजदूरों के क्रांति से बचने के लिए राज्य रूपी दीवार को खींचा। और इसलिए राज्य पूंजीपतियों ने बनाया, व्यक्ति ने तो बनाया, बात सही है, परंतु राज्य किसने बनाया? पैसे वाले लोगों ने बनाया। इसलिए राज्य किसका हुआ? पैसे वाले लोगों का हुआ। तो राज्य क्या है? राज्य शोषण कर रहा है, क्योंकि गरीब अपना पैसा मांगने गए कि 100 रुपए का काम किया, 100 रुपए दे। उसने कहा 100 का नहीं, 40 ही मिलेंगे। 40 ही क्यों मिलेंगे? ये अतिरिक्त मूल्य का सरप्लस वैल्यू थ्योरी उसने दी कि सरप्लस वैल्यू थ्योरी के जो काम आपने किया या जो आपने गन्ना बोया, तो गन्ने और चीनी की कीमत का अंतर, डबल रोटी और गेहूं के अनाज का कीमत का अंतर, वो कह रहा है सही कि जो बाजार में बिकता है वो तो अलग पैसा है, और जिस कीमत पर वो बना है वो अलग पैसा है। तो मजदूर को जो पैसा दिया वो आपने न्यूनतम पैसा दिया। बीच में जो मीडिएटर है वो कौन है? वो पूंजीपति है। मान लीजिए कि टमाटर की लागत 2 रुपए आई, किसान को आपने कितना दिया? 2 रुपए दिया, ठीक है। टमाटर को आपने कितने रुपए में बेच दिया? 20 रुपए में बेच दिया। तो बाजार मूल्य दर अलग हो गया और उत्पादन प्रोडक्शन दर अलग हो गया। इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर मजदूर को मिलना चाहिए था, अतिरिक्त मूल्य, लेकिन मिल किसको रहा है? पूंजीपति को मिल रहा है। इसलिए पूंजीपति काम भी नहीं कर रहा, ज्यादा पैसे वाला भी बनता जा रहा है। तो पूरी दुनिया भर में पूंजीपतियों का जाल फैल गया। अब वो कह रहा है कि खुद पूंजीवाद में इसके विनाश के बीज विद्यमान है, तो उसका अंत होगा, मजदूर क्रांति करेंगे, परिवर्तन होगा। तो सार्वहारा की तानाशाही, राज्य ही क्या करेगा? पूंजीपतियों की संपत्ति को नष्ट करेगा, मकानों को तोड़ेगा, जितने भी उनकी पहचान है उसको नष्ट कर देगा, और उसके बाद कोई अमीर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे, सर्वहारा वर्ग के हो जाएंगे। जब एक ही वर्ग रहेगा सिर्फ क्रांति के बाद, सर्वहारा वर्ग, तो वर्ग नहीं रहेगा, वर्ग नहीं रहेगा, राज्य ही नहीं रहेगा, राज्य भी नहीं रहेगा, धर्म भी नहीं रहेगा। वर्ग विहीन, राज्य विहीन और धर्म विहीन व्यवस्था का उसने समर्थन किया। और ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था है? छठवीं और अंतिम अवस्था है, जिसको आधुनिक साम्यवादी अवस्था कहते हैं। ये विकसित अवस्था आधुनिक साम्यवादी अवस्था। अब आपको समझ में, ये है व्यवस्था जिसको कम्युनिस्ट कहा जाता है। वो मार्क्स की ऐतिहासिक विकासकरण की या भौतिक विकासवाद की अंतिम अवस्था है, जब राज्य खत्म हो जाता है, राज्य नहीं रहता। अब इस अवस्था में क्या रहेगा? राज्य यही यहाँ रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। अब इस अवस्था में क्या? सब लोग काम करेंगे। फिर वो थ्योरी लागू होगी कि सब अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे और आवश्यकताओं के अनुसार सबको क्या होगी? प्राप्ति होगी। और यहाँ क्या है? सब लोग क्षमताओं के अनुसार कार्य करेंगे, क्षमताओं के अनुसार प्राप्त करेंगे, जो जितना काम करेगा उतना ही लेगा। ऐसा करके कार्ल मार्क्स कह रहा है कि इस तरह से परिवर्तन होगा और ये अवस्थाएं आएंगी और एक नया साम्यवाद बनेगा, जो आधुनिक साम्यवाद होगा। इसमें राज्य नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। यह है मार्क्स का क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद है। इसका कारण उसने इस पद्धति में बताया है और पैसों के लिए बताया है। इसलिए आधार और अधिरचना पूरा कॉन्सेप्ट पैसों का ही है। जिसके पास पैसा है उसी का राज्य है, इसलिए राज्य को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि मजदूरों के पास पैसा नहीं। पैसा उनका था, लेकिन अतिरिक्त मूल्य के रूप में उसको पैसे को कौन हजम कर जाता है? पूंजीपति हजम कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए कार्ल मार्क्स कह रहा है कि आपको क्रांति करनी ही होगी। और ऐसी क्रांति व्लादिमीर इलियच लेनिन ने की पहली बार सोवियत संघ गणराज्य रूस में। जार निकोलस द्वितीय नाम का राजा था। जार निकोलस द्वितीय, राजा को जार कहते रशिया में। जार निकोलस द्वितीय को, राजा निकोलस द्वितीय को हरा दिया, विरोध किया गया, क्रांति की गई और लेनिन के नेतृत्व में पूरे रशिया में क्या हुआ? समाजवादी समूह का मार्क्सवाद की स्थापना हुई। लेकिन ये जो मार्क्सवाद था वो लेनिनवाद था, और लेनिनवाद कार्ल मार्क्स का क्या हो गया? विपरीत हो गया। कैसे? राज्य खत्म हो गया ना, उसने तो राज्य बनाया, इसका नाम सोवियत संघ गणराज्य रूस था, और उसने पार्टी बनाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हरावल दस्ता उसने बनाया, और धर्म क्रिश्चियन धर्म है। व्लादिमीर पुतिन आज कह रहा है कि साहब रशिया में रहना तो रशिया की कल्चर के अनुसार रहना होगा। ये कार्ल मार्क्स का विपरीत स्वरूप है। अब जो ये कहीं नहीं है ऐसा साम्यवाद तो चाइना ने कर रखा है, तो इस स्टेज को अपनाया है। तो ये साम्यवाद क्या हुआ? समाजवाद का एक प्रकार है, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसा है कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। नेक्स्ट देखो, कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना साम्यवादी घोषणा पत्र
1848 कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 के अंतर्गत लिखा है कि राज्य गरीबों के शोषण का उपकरण है। राज्य गरीबों के शोषण का उपकरण है। राज्य गरीबों के शोषण का उपकरण है। इसका मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने भी राज्य को क्या बताया है? टूल्स बताया है, उपकरण बताया है। टूल्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मास, जो जनता है, आमजन है, जो पुअर पीपुल हैं, उन लोगों का शोषण करने का यंत्र है। क्योंकि पूंजीपति उन गरीबों के पैसे से ही पूंजीपति बने हुए हैं, इसलिए पूरी दुनिया भर में कार्ल मार्क्स को देवता की तरह पूजा जाता है और दूसरी तरफ पूंजीवादियों के द्वारा कार्ल मार्क्स की गणना की जाती है। ये साम्यवादी जो है, हटा रही है क्या? ये जो साम्यवादी अवधारणा है वो यही है कि वह कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है। उस समाजवाद को आप तभी स्थापित कर सकते हो जब राज्य को खत्म कर दो, क्योंकि राज्य वर्ग विहीन ऐसी अवस्था है जो वर्ग के कारण आया है, ऐसी अवस्था जिसमें शोषण किया जाता है, ऐसी स्थिति जिसमें धर्म का बोलबाला है। इसलिए राज्य वर्ग का अंत किया जाए, धर्म का अंत किया जाए, राज्य अपने आप क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। नेक्स्ट, समाजवाद का तीसरा प्रकार है फेबियन समाजवाद। जो कि समाजवाद का तीसरा प्रकार है फेबियन समाजवाद, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना का समर्थन करता है। शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना का समर्थन करता है। नेक्स्ट लाइन, लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद का समर्थन करने वाली अवधारणा है। लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद का समर्थन करने वाली अवधारणा है। नेक्स्ट लाइन, इनके अलावा श्रेणी समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, इनके अलावा श्रेणी समाजवाद, श्रम समाजवाद, श्रमिक लिख दो, श्रम समाजवाद, लेबर सोशलिज्म, श्रम समाजवाद और साम्यवाद समाजवाद के प्रमुख स्वरूप हैं। नेक्स्ट लाइन, साम्यवाद कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसी अवस्था है, साम्यवाद कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसी अवस्था है जिसे राज्य विहीन, वर्ग विहीन, स्टेटलेस, क्लासलेस, राज्य विहीन, वर्ग विहीन और धर्म विहीन अवस्था कहा जाता है। राज्य विहीन, वर्ग विहीन और धर्म विहीन अवस्था कहा जाता है।
तो इसका मतलब कार्ल मार्क्स जिस अवधारणा का समर्थन कर रहा है वह अवधारणा कार्ल मार्क्स की छठी अवस्था है ऐतिहासिक विकास क्रम की, और उसको आधुनिक साम्यवाद या साम्यवाद कहा जाता है। और वह क्लास लेस सोसाइटी, स्टेट लेस सोसाइटी और रिलीजियस लेस सोसाइटी का समर्थन करती है। आधुनिक दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो राज्य विहीन हो, जो धर्म विहीन हो और जो वर्ग विहीन हो। इसका मतलब कार्ल मार्क्स क्या है, एक दार्शनिक संकल्पना है जिसको पहली बार लेनिन लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अपने हिसाब से उसने मार्क्स को बदल दिया। इसलिए कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद था आज तक दुनिया में कहीं भी लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट लाइन। व्लादिमीर इलियच लेनिन के द्वारा, व्लादिमीर इलियच लेनिन व्लादिमीर इलियच लेनिन के द्वारा जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ या विरुद्ध, जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध, जार निकोलस द्वितीय, व्लादिमीर इलियच लेनिन के द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध 1917 में क्रांति की गई, 1917 में क्रांति की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक रूस में, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई, आधुनिक रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई। परंतु लेनिनवाद को मार्क्सवाद का विपरीत स्वरूप माना जाता है। परंतु लेनिनवाद, लेनिन की जो अवधारणा लेनिनवाद, परंतु लेनिनिज्म, लेनिनवाद को मार्क्सवाद का विपरीत स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ भी दूसरा 1949 हमारी आज़ादी के बाद अक्टूबर 1949 में चीन आज़ाद हुआ और माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई। उसके बाद साम्यवादी शासन स्थापना हुई। दुनिया का पहला देश सोवियत संघ गणराज्य रूस था, आधुनिक रशिया जिसको कहा जाता है। 1917 में क्रांति हुई और वहां पर मार्क्सवाद को, साम्यवाद को स्थापित किया गया। परंतु कार्ल मार्क्स का साम्यवाद और लेनिन का जो साम्यवाद है उसमें अंतर है, क्योंकि वह कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद का विपरीत स्वरूप है। क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसी अवस्था चाहता था जिसमें कुछ नहीं होगा, परंतु लेनिन की अवस्था में राज्य भी था, धर्म भी था और वर्ग भी थी। इसलिए मार्क्सवाद जो लेनिनवाद है वो मार्क्सवाद का क्या था, विपरीत स्वरूप था। नेक्स्ट, रूस में स्थापित साम्यवाद एक बदले हुए स्वरूप में या परिवर्तित स्वरूप में, एक परिवर्तित स्वरूप में 1949 में चीन पहुंचा, 1949 में चीन पहुंचा। देखो ये रशिया में जब 1923 में इसकी मृत्यु होगी लेनिन की, उसके बाद स्टालिन नाम का व्यक्ति आया। तो स्टालिन का ये स्थिति थी कि वो एक जैसा क्या चाहता था, समाजवाद चाहता था। पूरी दुनिया भर में जो उसका मॉडल है उसी को वो दूसरा वो चाहता था कि एक रशिया ही एकमात्र साम्यवादी देश है, बाकी कोई देश हो ही नहीं सकता। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि साम्यवाद रशिया जैसा तो नहीं, दूसरे स्ट्रक्चर से आ गया चाइना में, और चाइना कम्युनिस्ट, आज भी कम्युनिस्ट चाइना साम्यवाद है। तो उस साम्यवाद को उन्होंने स्थापित किया, लेकिन लेनिन से विपरीत स्वरूप हुई। जैसा लेनिन चाहता था वैसा नहीं किया, उन्होंने अपने हिसाब से साम्यवाद स्थापित कर लिया।
इसलिए अब पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी, हमारी पार्टी साम्यवादी पार्टी, उसकी भी अलग अलग अवधारणा होगी। एक पार्टी जो कार्ल मार्क्स को ही मानती है, मार्क्सवादी पार्टी माकपा जिसको है, दूसरी जो लेनिन को मानती है, लेनिन जैसा साम्यवाद चाहती है। तो साम्यवाद का भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका कंपोजिशन भी चेंज हो गया कि कैसा साम्यवाद लाना चाहते हो आप, क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसा तो कोई नहीं लाना चाहेगा, जो भी लाएगा वो बचेगा नहीं भाई। इसका मतलब है उसकी पहचान क्या है, कोई पहचान ही नहीं रहेगी ना। राज्य नहीं तो लोग आपको मानेंगे नहीं, आप सबके लिए काम करोगे, सब बराबर है, सब एक वर्ग के हो गए, इसका धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको कैसे समझोगे, सब लोग बराबर हैं, क्योंकि वो समाज है। इसको संचालन कैसे करोगे, इसके लिए स्वैच्छिक संगठन बनाने पड़ेंगे आपको, सिविल सोसाइटी होती है ना, ऐसे संगठन बनाएंगे, उस संगठन चलाएंगे व्यवस्था को, लेकिन उन संगठन के लोगों पर भी हमेशा क्या रहेगा, जनता का नियंत्रण रहेगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स और समाजवादी सिद्धांत है, उसने राज्य की नई थ्योरी को डिजाइन किया, जिसमें समाज को ज्यादा महत्व प्रदान किया गया राज्य की तुलना में और व्यक्ति की तुलना में। लेकिन राज्य समाज के लिए क्या करे, कार्य करे। तो इसलिए समाजवाद की पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर अलग अलग हमें दिखाई दे। एक जैसा समाजवाद भारत में भी समाजवाद है, क्यूबा में भी समाजवाद है, वेनेजुएला में भी समाजवाद है, चीन में भी समाजवाद है, रूस में भी समाजवाद है, परंतु सब में समाजवाद अपने अपने तरीके का समाजवाद है। नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, इसमें इसके अलावा क्यूबा, वेनेजुएला, जैसे देशों में समाजवाद एक नवीन स्वरूप में स्थापित हुआ। नवीन स्वरूप में स्थापित हुआ। मतलब जब तक वहाँ पर फिदेल कास्त्रो था 2016 तक, तब तक एक अलग समाजवाद तरीके का रियल सोशलिज्म को उसने लाने की कोशिश की, और वेनेजुएला में भी कोशिश की। हालांकि अब वो वहाँ भी दोनों जगह समाजवाद लगभग बिखर गया है और कम्युनिस्ट आ गया, वहाँ भी साम्यवाद जो स्ट्रक्चर था, इसका लिबरल स्ट्रक्चर है वो स्थापित हो गया। ये इन अवधारणाओं के अनुसार समाजवादी जो आदर्शवादी अवधारणा है, उदारवादी अवधारणा है, वो समाजवादी अवधारणा है जो राज्य की प्रकृति को डिफाइन करती है, जो उसके कार्यों का स्ट्रक्चर बताती है कि कैसे उसके कार्य, उसका स्वरूप क्या है, वो राज्य की प्रकृति को तय करती है। इसके अलावा कुछ राज्य जो समाजवाद का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप आप कह सकते हैं, जिसको सर्वाधिकारवादी राज्य कहा जाता है। जब समाज की जगह उसने किसको महत्व दे दिया, जो समाज की स्थिति से वो राज्य को दे दिया, और राज्य को ये कहा कि एक तो अधिकतम कार्य करना बेहतर कह रहा है, एक कह रहा है जनहित में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना, वो कल्याणकारी राज्य। अब दूसरा कह रहा है सारे काम राज्य ही करेगा, पर सारे काम राज्य करेगा यही तक नहीं रुका है, राज्य व्यक्ति के जीवन में एंट्री कर जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य ही तय करेगा कि कपड़े कैसे बनोगे, भोजन कैसा करोगे। तो उस सर्वाधिकारवादी टोटली जो स्टेट होता है उसका एक अग्रिम स्वरूप होता है। नेक्स्ट लाइन लिखो। जब समाजवादी स्वरूप को राज्य के स्वरूप में लागू किया जाता है, राज्य के स्वरूप में लागू किया जाता है, तो ऐसा राज्य सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी प्रकृति को ग्रहण कर लेता है, प्रकृति को ग्रहण कर लेता है, अर्थात राज्य व्यक्ति के जीवन में भी हस्तक्षेप करने लग जाता है,
इसको अंडरलाइन कर दो, जीवन में हस्तक्षेप, अर्थात राज्य व्यक्ति के जीवन में भी हस्तक्षेप करने लग जाता है। कंटिन्यू। फांसीवाद, नाजीवाद, फासिज्म या फांसीवाद, नाजीवाद या नाजिज्म, सैन्य शासन, ऐसे ही राज्य के स्वरूप हैं। फांसीवाद, नाजीवाद, सैन्य शासन, ऐसे ही राज्य के, सर्वसत्तावादी राज्य, ऐसे ही राज्य के स्वरूप हैं। तो देखिए सर्वसत्तावादी राज्य क्या है, इसका ऐसा राज्य जो सारी की सारी सत्ता अपने पास रखता है और उस सत्ता का प्रयोग लोगों के ऊपर करता है। इसका मैंने कहा है कि लोगों की सांस लेनी प्राणवायु है, उस पर भी वो कंट्रोल कर लेता है। वो राज्य सर्वसत्तावादी राज्य होता है जिसमें व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। राज्य इतना इंपोर्टेंट हो जाता है, वह आदर्श की स्थिति का भी बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वह समाजवाद का भी एक विस्तृत या बदला हुआ परिवर्तित विकृत स्वरूप है, जहां राज्य सब कुछ हो जाता है, लोगों के जीवन पर कंट्रोल कर लेता है और लोगों को, आप सोच सकते हो कि लोगों का जीवन भी मरने के लिए उनको मजबूर कर देता है। हालांकि उसका तरीका अलग है। जो फांसीवाद, जो सर्वसत्तावादी राज्य इटली में विकसित हुआ, वो मुसोलिनी के नेतृत्व में, और वह फांसीवाद के नाम से जाना गया। 1921 से 1939 के बीच में विकसित हुआ और दुनिया भर के देशों को उसने लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दो लोगों ने, एक जापान और टोक्यो की दूरी इसको कहा जाता है, उन लोगों ने लगभग 20 लाख लोगों को, 7.5 लाख नागासाकी में मारे गए। ऐसे लोगों को, करोड़ों लोगों को जीवन से प्राण देने के लिए तैयार किया, ऐसा वातावरण फांसीवाद था। दूसरा, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में विकसित हुआ नाजीज्म, जिसको नाजीवाद कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे फांसीवादी और नाजीवादी राज्य, यहाँ भी कई बार सुना होगा कि फासिज्म स्टाइल पर काम कर रहे हैं, हिटलर जिसका नाम लिया जाता है, तो क्या है, सर्वसत्तावादी राज्य ही है कि राज्य का कोई विरोध नहीं कर सकता, राज्य कुछ भी कर सकता है। विरोध कैसे करोगे, इसका मतलब राज्य की आलोचना नहीं कर सकते आप, आलोचना बहुत दूर की बात है। राज्य राजद्रोह लगा के आपको जेल में बंद कर दिया, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। तो राज्य जब व्यक्ति के जीवन पर हस्तक्षेप करने लग जाता है, भाई राज्य सबसे बड़ी बात तो रक्षा के लिए तो आया था, परंतु वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। राज्य के लोगों का जीवन छीनने लग जाए तो फिर राज्य नहीं, वो सर्वसत्तावादी राज्य है। इसलिए लोगों को फांसीवाद में यही कहा कि इटली का विस्तार अंत होगा। हिटलर ने भी यही कहा, इतिहास के पन्नों पर शेर के पंजों की छाप छोड़ना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां मुझे पढ़ती रहें। ये तो उसका वाक्य सही हुआ, वास्तव में वैसे तो शेर तो था वो, हमें पढ़ाना पड़ता है ना हिटलर को, ऐसा भी आदमी था। अब ऐसे ही शासन, जैसे मान लो म्यांमार में शासन है, चाइना में शासन है, नॉर्थ कोरिया का शासन है, ये शासन कैसे हैं, इस सर्वसत्तावादी राज्य के ही स्वरूप हैं।